हेलो प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का नेक्स्ट नंबर का लेक्चर करेंगे। देखो यार, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के पहले लेक्चर में हम लोगों ने लीगेंड की बात की थी। ठीक है, लीगेंड में अभी एक तरह के लीगेंड रह गए हैं, क्लासिकल और नॉन क्लासिकल लीगेंड। तो चलो उनको भी जल्दी से कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, टाइम को ना खराब करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब डिस्कस करेंगे क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल लीगेंड। अब चलो देखो यार, क्लासिकल और नॉन क्लासिकल लीगेंड क्या होते हैं, इस बात का डिस्कशन करते हैं। कब क्लासिकल लीगेंड बोला जाएगा, कब नॉन क्लासिकल लीगेंड बोला जाएगा, तो जरा इसको जरा समझो। होता क्या है, आप जितने भी लीगेंड पीछे पढ़ के आए हो वो सब क्लासिकल लीगेंड है। क्लासिकल लीगेंड में क्या होता है, हमारा जो डोनर एटम होता है, डोनर इलेक्ट्रॉन पेयर, तो जरा ध्यान दीजिएगा, डोनर इलेक्ट्रॉन पेयर। यदि डोनर इलेक्ट्रॉन पेयर, गौर सुनिए, यदि डोनर इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर है तो क्लासिकल लीगेंड लोन पेयर है। तो आप लोगों ने पीछे यही पढ़ा था, सब में हमने लोन पेयर डोनेट कराया है। अब नॉन क्लासिकल लीगेंड की बात करते हैं। नॉन क्लासिकल लीगेंड में क्या होता है, नॉन क्लासिकल लीगेंड में मेरे दोस्तों डोनर इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है वो लोन पेयर नहीं होता है, वो क्या होता है, डोनर इलेक्ट्रॉन पेयर। वो लोन पेयर ना होके क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है या फिर इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। पाई बॉन्ड होता है या फिर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। कैसे, अब इस बात को थोड़ा सा समझाते हैं। जैसे ये देखो, ये हमारे पास प्यारे बच्चों क्या लिखा है, इथीन। अब इसमें यार हमारे पास जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन है। मेटल को जो मिलेगा वो कौन देगा, पाई बॉन्ड मिलेगा। और जब पाई बॉन्ड मिलता है तो हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसकी डेंसिटी कितनी है, एक। डेंसिटी एक क्यों है, क्योंकि सभी बच्चों को यह बात पता है कि पाई बॉन्ड डोनेट होगा और पाई बॉन्ड में दो ही इलेक्ट्रॉन तो हैं। जब दो इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं तो डेंसिटी दो है, सॉरी डेंसिटी क्या है, एक। ये देखो, अब ये देखो, यदि ट्रिपल बॉन्ड होता तो तब भी डेंसिटी वन थी। देखिएगा, तब भी डेंसिटी कितनी है, वन। ये क्या है, ये सभी बच्चों को पता है, इथीन है, इथाइन। अब ये मतलब क्या, जरा देखो, दो एटम के बीच में चाहे जितने पाई बॉन्ड हो, डोनेट एक ही होगा। दो एटम के बीच में एक ही पाई बॉन्ड, और रुक जाओ, इसको ऐसे लिखते हैं, ओनली वन पाई बॉन्ड डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू CMA if number of pi bond are greater than one between two atom। दो एटम के बीच में चाहे जितने पाई बॉन्ड हो, मगर मेरे दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर या एक ही पाई बॉन्ड डोनेट होगा, सिर्फ एक पाई बॉन्ड डोनेट होगा। जैसे दो पाई बॉन्ड है मगर कोई एक डोनेट हो रहा है, इसलिए इसकी भी डेंसिटी कितनी है, वन। मगर कोई एक डोनेट हो रहा है इसलिए इसकी भी डेंसिटी कितनी है, वन है। ठीक है, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। क्या, पाई बॉन्ड डोनेट हुआ, एक पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, तो डेंसिटी वन। पाई बॉन्ड डोनेट हुआ, डेंसिटी वन। अब इस बात को थोड़ा सा घुमाते हैं। यदि कहीं पर ऐसा हो गया तो ये देखिए, यदि कहीं पर यह बात आ गई तो
अब ये क्या है, ये सबको पता है प्रोपीन होता है, और प्रोपीन का आयन है प्रोपिनाइल आयन हो गया। अब इसका क्या होगा, तो यदि आप अच्छे से ध्यान दो तो ये डीलोकलाइज्ड फॉर्म में है, ये रेजोनेंस हो रहा है ऐसे, तो जब रेजोनेंस ऐसे हो रहा है तो इसका नेक्स्ट नंबर का फिगर क्या होगा, ये होगा ऐसे, ये देखिए है। अच्छा, कोई बच्चा कह सकता है कि सर इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो यहां से यहां तक डीलोकलाइज कर रहा है इस तरह से। अब जरा देखो, हम लोग इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कलर चेंज कर रहे हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ऐसे, और यहां पर भी इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अब इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्लाउड में कन्वर्ट कर देते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ऐसा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अब जरा मेरे दोस्तों बताओ, यदि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो जब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड पूरा का पूरा मेटल को मिलेगा ऐसे, अब क्लाउड मिलेगा, अब क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिल रहा है, किसको, मेटल को। जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिल रहा है तो जरा बताना ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना है। तो यदि आप अच्छे से ध्यान दो तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन से मिलके बनना है, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, इसका मतलब टोटल 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो इसकी डेंसिटी कितनी होगी, 2 होगी। जरा गौर से बातों को समझिएगा। अब क्लाउड डोनेट होगा तो जहां पर रेजोनेंस होगा वहां पर क्लाउड डोनेट होगा। यदि रेजोनेंस है तो क्या डोनेट होगा, क्लाउड। जैसे ये देखो बेंजीन, ये बेंजीन है। अब सभी बच्चों को पता है कि बेंजीन में जो पाई बॉन्ड है वो डीलोकलाइज्ड फॉर्म में रहते हैं। वो क्या रहते हैं, डीलोकलाइज्ड फॉर्म में रहते हैं, मतलब कुछ इस तरह से, ये उनका क्लाउड होता है ये। अब ये पूरा का पूरा क्लाउड मिलेगा किसको, मेटल को। जब मेटल को पूरा का पूरा क्लाउड मिलेगा तो जरा बताना इस क्लाउड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है ये। कितने इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, 6 इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या हुआ, डेंसिटी कितनी हुई, 3 हुई। तो बेंजीन जो लीगेंड होता है वो ट्राइडेंटेड लीगेंड होता है। अब इसमें पूरा का पूरा क्लाउड इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, तो जहां पर भी रेजोनेंस होगा वहां पर क्लाउड डोनेट करेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नोट, इफ ligand have resonance, एक मिनट, रेजोनेंस, देन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनेट टू CMA। यदि लीगेंड के पास रेजोनेंस है तो ध्यान रखना क्लाउड डोनेट हो रहा होगा, और क्लाउड के हिसाब से तुम डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे होगे। जैसे ये देखो लीगेंड, इस लीगेंड के बारे में भी आप जानते हो, ये लीगेंड है, माइनस साइन लगा है। तो अब जरा देखो इस लीगेंड का नाम देखो, तो ये क्या हो गया, C3, 2 2 4 1 5, C5 निगेटिव। इसको क्या कहते हैं, साइक्लोप्रोपीन। यदि ये न्यूट्रल होता तो साइक्लोप्रोपीन होता, न्यूट्रल है नहीं तो ई हटा के YL, साइक्लोप्रोपिनाइल आयन। ई हटा के क्या लगा दिया, YL। अब ये इस तरह से होता है, इसमें रेजोनेंस है ना, तो जब रेजोनेंस है तो ये क्लाउड होगा, ये क्लाउड बन गया ये, और ये क्लाउड जो होता है मेटल को मिल रहा होता है ऐसे। अब जरा बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जो घूम रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर ये घूम रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर ये, तो इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, यदि हम इसकी डेंसिटी की बात करें तो 2 हो जाएगी। तो C3H5 निगेटिव साइक्लोप्रोपिनाइल आयन जो होता है वो हमारा बाइडेंटेड लीगेंड है। इसी तरह से एक बहुत फेमस लीगेंड होता है ये,
इसको देखो आप, ये क्या होता है, C5H5 निगेटिव, साइक्लो पेंटा 1,3 डाईईन। अब डाईईन कब होता है, जब ये न्यूट्रल होता है, तो आयन लगाए तो ई हटा के YL आयन। ये देखो इसकी डेंसिटी कितनी होगी, तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर घूम रहे हैं, 2 और ये 2 और ये 2, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर मेरे दोस्त घूम रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर घूम रहे हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डिलोकलाइज हो रहा है इस स्ट्रक्चर में, ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन का पेयर है। तो जब 6 इलेक्ट्रॉन का पेयर मेटल को मिलेगा तो इसकी डेंसिटी कितनी आएगी, 3, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ये डोनेट कर रहा है, कौन, साइक्लोपेंटा 1,3 डाईनाइल आयन C5H5 निगेटिव। तो इसकी डेंसिटी कितनी है, 3 है। और ऐसा आपसे खूब पूछा जाएगा, कैसे, जैसे ये देखो, यदि मैं पूछूं, ये देखिए C5H5 का होल ट्वाइस, ये एक फिगर है, ये देखिए। अब मैं कुछ नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं जरा बताओ लिगेंड की डेंसिटी कितनी है, या कितने इलेक्ट्रॉन पेयर Fe गेन कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर गेन बाय आयरन। बताओ, तो कैसे बताओगे मेरे दोस्त, तो यदि तुम चाहो तो 2 मिनट में बता सकते हो, कैसे, ऐसे देखो। अब कैसे निकालोगे, C5H5 की डेंसिटी कितनी होती है, 3 होती है, ये देखो अभी लिखा है। तो C5H5 की डेंसिटी कितनी होती है, 3 होती है। कितने C5H5 लगे हैं, 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करेगा, 6। तो आप लिखोगे Fe गेन टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर गेन कर रहा है, 6। ये देखो, तो लीगेंड ध्यान रखिए C5H5 निगेटिव ट्राइडेंटेड लीगेंड होता है, और ये सब नॉन क्लासिकल लीगेंड हैं। ये सब कैसे हैं, नॉन क्लासिकल लीगेंड हैं। अब हम लोग बात आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं, जरा हेडिंग का नाम समझो, उस हेडिंग का नाम क्या है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, ये देखो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे डिस्कस होगी, इस पर डिस्कशन कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे डिस्कस होगी और हम किस तरह से इसको करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाली जाती है। आप लोगों ने सोचा यार ऑक्सीडेशन नंबर तो आपको आती है, फिर भी सर क्यों पूछ रहे हैं, तो जरा देखो क्यों पूछ रहा हूं, ऑक्सीडेशन नंबर की जरूरत हमें क्यों पड़ रही है। देखो ऐसा क्या है कि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर की जरूरत पड़ रही है, तो ध्यान दीजिएगा। हमारे पास मॉलिक्यूल जो होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे ये देखो, ये देखो ऐसे मैंने लिखा, ध्यान दो इस तरह से। अब इसमें Fe के ऑक्सीडेशन नंबर कोई पूछ रहा है कि यार जरा Fe के ऑक्सीडेशन नंबर बता दो, तो अब हम कैसे निकालें इस क्वेश्चन को। पहले हम क्या करते थे, हर एटम के ऑक्सीडेशन नंबर रखते थे। हम क्या रखते थे, C की रखते थे, N की रखते थे, K की रखते थे, F की रखते थे। अब हम ऐसा नहीं करेंगे, अब हम डायरेक्ट आयन के ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। तो देखो हम लोग क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन। किसी भी आयन के ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, उसके ऊपर का चार्ज ऑफ आयन पर आयन। किसी भी ऑक्सीडेशन की, किसी भी आयन के ऑक्सीडेशन नंबर उसका चार्ज होगी। फॉर एग्जांपल जैसे कहीं सल्फेट लिखा है तो हम सल्फर और ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट पूरे सल्फेट की लिखेंगे, और कितनी होगी, -2। ठीक है, इस तरह से। कहीं पर अमोनियम आयन लिखा है तो हम डायरेक्ट अमोनियम आयन के ऑक्सीडेशन नंबर डाल देंगे, ऐसे इस तरह से। यदि कहीं पर Cn लिखा है तो डायरेक्ट Cn की जगह डाल दोगे -1, ऐसे।
पूरे आयन की ऑक्सीडेशन नंबर डालोगे। यदि कहीं पर इस तरह से लिखा है NO3 तो हम इसकी ऑक्सीडेशन नंबर डाल देंगे -1 ऐसे। यदि कहीं पर OH लिखा है तो हम इसकी ऑक्सीडेशन नंबर डाल देंगे -1। इसके ऊपर चार्ज कितना है ये ऐसे। यदि कहीं पर NO लिखा है NO पॉजिटिव तो हम इसकी ऑक्सीडेशन नंबर डाल देंगे +1 ऐसे। और यदि कहीं पर हमारे पास K लिखा है तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है +1। मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर मेटल के ऊपर का चार्ज ऐसे। तो यदि कोई आयन है तो आयन के ऊपर के ऑक्सीडेशन नंबर ही उसका चार्ज, जो उसके ऊपर चार्ज होगा वही पूरे आयन की ऑक्सीडेशन नंबर होगी। अब बात आई दूसरा पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। न्यूट्रल मॉलिक्यूल, यदि कोई मेरे प्यारे बच्चों न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी एज्यूम करोगे, कितनी होती है 0। जैसे वाटर, अमोनिया, ये लीगेंड भी है मगर इनकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी डाल दोगे 0 डालोगे। ठीक है, देखो वाटर, अमोनिया, En, जैसे ये देखो अल्कोहल, एसिटिलीन, अब इन सब के ऊपर कोई चार्ज है नहीं। बेंजीन, ये देखिए इनके ऊपर क्या कोई चार्ज है नहीं। इथाइलिन, डाइएमीन, ये सब न्यूट्रल है। यदि कोई न्यूट्रल है तो उसके ऊपर की ऑक्सीडेशन नंबर आप क्या डालोगे 0। NO, ये देखो ये भी क्या है न्यूट्रल। कोई भी न्यूट्रल है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर CO, ये देखो CO2, ये देखिए। यदि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर प्यारे बच्चों हम लोग कितनी लिखते हैं 0। तो इन सब की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी लिखोगे आप 0। और पूरे मॉलिक्यूल की लिखोगे, ध्यान रखिएगा पूरे मॉलिक्यूल की। ऐसा नहीं कि हम कार्बन के अलग लिख रहे हैं, नाइट्रोजन के अलग लिख रहे हैं और किसी के अलग लिख रहे हैं। टोटल पूरे मॉलिक्यूल की लिखोगे, क्योंकि बहुत सारे एटम हो जाएंगे तो गलत कर दोगे। तो हम यहां पर पूरे मॉलिक्यूल या पूरे आयन के ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। इतनी बात समझ गए। अब जरा देखो इसके बाद अब हमें इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो हमारा रूल वही है, रूल में कोई चेंजेस नहीं है। मतलब Fe की निकालनी है तो इसको x मान लोगे। पूरे के ऊपर कितना चार्ज लगा है, पूरे के ऊपर कोई चार्ज नहीं लगा। इसका मतलब बराबर में क्या लिखना है 0, है कि नहीं। बराबर में क्या लिखना है 0। तो मैंने लिखा, देखो अब करता हूं K4FeCN6। तो इसकी कितनी है +1, कितने हैं 4। इसकी कितनी है x, Fe है कितने 1, इसकी कितनी है 6 और Cn के ऊपर कितना चार्ज होता है -1 बराबर 0। क्यों, इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब हम सॉल्व कर लेंगे। तो Fe की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई, चेक कर लो प्यारे बच्चों, +2। 20 साइन लिखोगे, ये देखो कैसे किया। एक पोटेशियम पे +1, पोटेशियम कितने हैं 4, एक Cn पे -1, Cn कितने हैं 6, एक Fe की x, Fe कितने हैं 1, और इन सबका सम किसके बराबर, जो यहां पर चार्ज हो। यहां पर कोई चार्ज है नहीं तो 0 के बराबर ऐसे। किसी ने कहा सर और बता दीजिए, तो चलो और बता देते हैं। जरा इसमें निकाल के देखो, कोबाल्ट, वाटर, ध्यान दीजिए, अमोनिया, Cl2, NO3, ये देखो। अब इस मॉलिक्यूल में मैं पूछ रहा हूं जरा कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर बताओ कि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी। तो कैसे निकालोगे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर, तो मेरे दोस्तों हम कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर उसी तरह से निकालेंगे जैसे निकालते आए हैं। इसकी क्या हो गई x। वाटर कितनी होती है 0 क्योंकि वाटर न्यूट्रल है। अमोनिया की कितनी होती है 0, अमोनिया भी न्यूट्रल है। Cl के ऊपर कितना चार्ज होता है 1। एक मिनट, Cl के ऊपर कितना चार्ज होता है 1 और Cl है कितना, Cl मेरे दोस्त कितना है 2। ठीक है, अब NO3 के ऊपर कितना चार्ज होता है -1 बराबर 0। बात समझ पाए कैसे किया भाई। ये वाटर की रख दी, ये अमोनिया की रख दी, ये Cl की रख दी, ये NO3 की रख दी।
अब Cl2 लिखा है तो Cl2 नहीं है, वो Cl निगेटिव है, 2 Cl है तो उनको एक साथ लिख दिया गया है तो Cl2 लग रहा है। अब इसको सॉल्व कर लो, कितनी आ गई +3, ये हमारा आंसर हो। इस तरह से तो जब भी कहीं आंसर की बात करें तो इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, कर लोगे ना। अब हम उस जगह पे आते हैं जहां पर तुम फंस जाओगे, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल पाओगे। अब हम उस जगह की बात करते हैं, ऐसी कौन सी जगह है जहां पर तुम ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल पाओगे, फंस जाओगे। तो जरा देखो कहां कहां तुम फंसते हो, उस जगह के लिए हम एग्जाम्पल देते जाते हैं और समझाते जाते हैं, ठीक है। जरा गौर से समझिएगा इस बात को, इस क्वेश्चन को जरा देखो कि CO, ध्यान दीजिएगा, O2, ये देखो ये देखिए O2 2 O2 2, ये देखो हमारा कॉम्बिनेशन है। अब हमसे पूछा जा रहा है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। अब बताओ कैसे निकालोगे। तो जरा देखो, अब मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूं, पहले कॉन्सेप्ट चिपका दो। यदि कहीं पर O आ जाए, O2 आ जाए, तो देखो O2 ऐसा लिखा आ गया, तो ये 3 तरह से हो सकता है। क्या हो सकता है, जरा देखो, यदि कहीं ऐसा लिखा आता है, ऐसा, तो ऐसा यदि लिखा आता है तो ये ध्यान रखना, ये 3 तरह से हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, ये हो सकता है ये चीज लिखी हो, ये हो सकता है मेरे दोस्त ये लिखा हो, ये हो सकता है मेरे दोस्त ये लिखा हो, और ये हो सकता है मेरे दोस्त ये लिखा हो। 1 मिनट, ये O है, इसको हटा दो। अरे यार, चलो मैं फिर से कर देता हूं। हाँ, अब जरा समझिएगा, यदि कहीं ऐसा लिखा आता है तो इसका मतलब क्या है। देखो, यदि कहीं ये लिख के आया तो इसमें 3 पॉसिबिलिटी है। 3 पॉसिबिलिटी क्या है, जरा समझिएगा। होता क्या है, हम लिगेंड के ऊपर का चार्ज नहीं दिखाते। जैसे ये देखो पीछे, जब न्यूट्रल मॉलिक्यूल लिखा जाता है तो क्या लिगेंड के ऊपर का चार्ज दिखाया जाता है? Cn के ऊपर कोई चार्ज है? नहीं। क्या यहां पर Cl के ऊपर का चार्ज दिखाया गया? नहीं। तो हमको कैसे पता चलेगा ये जो 2 O2 हैं ये कौन से हैं? क्यों? क्योंकि एक O2 ऐसा होता है जिसको हम बोलते हैं डाई ऑक्सीजन। डाई ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। एक O2 निगेटिव होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सुपर ऑक्साइड, और एक O2 2 निगेटिव होता है जिसको हम बोलते हैं पर ऑक्साइड। भी देखो, अब इनमें से कौन सा O2 है ये कैसे डिफाइन होगा, बताओ। इसमें से कौन सा O2 यहां लिखा गया है, हमें कैसे पता चलेगा? हमें नहीं पता चलेगा। तो फिर हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? क्या तुक्का मार मार निकालेंगे? बताओ, क्या तुक्का मार मार निकालेंगे? तो जरा देखो, तुक्का नहीं मारते हैं, इसमें एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं, गौर से देखिए, ध्यान दीजिएगा कैसे कर रहा हूं। ये 2 O2 हैं और दोनों अलग अलग होंगे। किसी ने कहा अलग अलग क्यों होंगे सर? यदि वो अलग अलग लिखे हैं तो अलग अलग होंगे ना। यदि दोनों एक ही टाइप के हैं तो एक साथ लिखना चाहिए था, मतलब O2 के पावर 4 लिखते। यदि O2 2 और O2 2 लिख रहे हैं, इसका मतलब मेरे दोस्त क्या है? इसका मतलब है ये 2 डिफरेंट टाइप के O2 हैं, मगर टोटल O2 3 टाइप के होते हैं। तो 2 डिफरेंट टाइप के कौन कौन हो सकते हैं? तो आप पॉसिबिलिटी बनाओ। हो सकता है ये ऐसा ऐसा हो सकता है ये ऐसा ऐसा हो सकता है ये ऐसा ऐसा हो। जरा ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन बहुत टफ है। आपको लग रहा होगा इजी कि यार 2 मिनट में निकल आएगी, नहीं, कॉन्सेप्ट से निकालोगे टाइम लगेगा। तुक्का मार दो तो 2 मिनट में निकल आएगी भाई। 2 टाइप के O2 हैं तो ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि टोटल O2 3 टाइप के होते हैं। अब कैसे करोगे, जरा देखो मैं बताता हूं कैसे करोगे। जैसे करते थे, इसको 1 × 1, इसकी अपने को निकालनी है x, वाटर की क्या हुई 2 × 0। अब 2 × a हमें पता नहीं है तो मैंने इसकी a मान ली, प्लस 2 × b क्योंकि हमें ये भी नहीं पता है, बराबर 0। तो एक इक्वेशन आ जाएगी x + 2a + 2b = 0। ये देखो, सॉरी 0 नहीं, ये -1। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। क्या आ गया?
x प्लस 2a प्लस 2b इक्वल टू -1। मैंने इस O2 की a मान ली, इस O2 की b मान ली। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता है ना कौन है। अब हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करो, एक एक पेयर को वो कराओ, क्या कराओ, सेटिस्फाई कराओ। क्यों? क्योंकि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर होती है +2 +3। या तो हमारा आंसर +2 आना चाहिए या +3। जिस कॉम्बिनेशन से आंसर +2 या +3 आएगा वो पॉसिबल है, वो पॉसिबल है। गौर समझिए, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपके तोते उड़ जाएंगे 2 मिनट में। कॉन्सेप्ट समझना, तुक्का नहीं मारा जाता है, बच्चे तुक्का मारते रहते हैं, ठीक है? तो जरा गौर समझो। अब आप इनको उठा उठा के रखो। पहला वाला कॉन्सेप्ट, जब हम इसकी 0 रखेंगे, इसकी -1 रखेंगे, उधर ले जाएंगे तो +1 आ जाएगा। और कोबाल्ट की +1 होती नहीं है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स गलत हो गया। बात समझ पाए? ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? यदि ये वाली रखोगे तो ये आएगा ना, x 2 × 0 2 × -1 इक्वल टू -1। तो क्या आ गया, x इक्वल टू +1। और कोबाल्ट की +1 नहीं होती है, कोबाल्ट की कितनी होती है, +2 या +3। तो ये गलत हो गया। अब दूसरा वाला रखो, x -2 डायरेक्ट रख रहा हूं, है ना, -4 इक्वल टू -1। तो क्या आ गया, +5। ये भी कॉम्बिनेशन गलत हो गया क्योंकि कोबाल्ट की +5 भी नहीं होती। इसका मतलब एक परऑक्साइड है, एक डाइऑक्सीजन है, यही वाला सही होगा। इसको रख के देख लो, लास्ट वाला। यदि लास्ट वाला रखते हैं तो x 2 × -2 2 × 0 इक्वल टू -1, x इक्वल टू +3। इसका मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन सही है। इसका मतलब इनमें से एक ऑक्सीजन कौन है, डाइऑक्सीजन है, और दूसरा ऑक्सीजन कौन है, परऑक्साइड है। और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी निकल के आएगी, +3 निकल के आएगी। ऐसे करते हैं। तो जब ध्यान रखना, ये कहां फंसोगे, ऑक्सीजन में फंसोगे। ऑक्सीजन फंसा देता है, मेनली ऑक्सीजन में ऐसे केस आते हैं। तो जब भी कहीं ऑक्सीजन में ऐसी दिक्कत आए तो ऐसे करोगे, पहले उनको लिख के उनके पेयर बना लो, उस पेयर को ABCD में जस्टिफाई कराओ। ABCD में जस्टिफाई कराने पर जो आंसर आए वही आंसर होगा, और कोई एक ही मैच करेगा। देखो 3 पेयर बनाए, 3 में से एक ही मैच कर रहा है। तो नॉमेनक्लेचर में भी ये क्वेश्चन फंसेगा। गौर से ध्यान रखिए कहां कहां फंसेगा। नॉमेनक्लेचर और ऑक्सीडेशन नंबर निकालने, दोनों में फंसेगा, क्योंकि इसका नॉमेनक्लेचर भी तो तुम नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? जब तुम्हें ये पता ही नहीं होगा तो नॉमेनक्लेचर क्या लिखोगे? तुम्हें पता होना चाहिए ना। अब हम नॉमेनक्लेचर लिखेंगे, एक ऑक्सीजन को डाइऑक्सीजन लिखेंगे, एक ऑक्सीजन को परऑक्साइड लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे बच्चों, दोनों जगह हमको लेके डूबेगा यदि हमने अच्छे से ध्यान नहीं दिया। तो जरा कॉन्सेप्ट पर फोकस रखना। आप सोच रहे होगे ना कि सर ऑक्सीडेशन नंबर क्यों पढ़ा रहे हैं, इसकी वजह से पढ़ा रहा हूं। वो रद्दी टाइप के क्वेश्चन तो तुम कर लोगे, मोस्टली वैसे ही आते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया स्टैंडर्ड तो तुम फंस सकते हो, इसलिए इसको समझाया है कि इस तरह से ये क्वेश्चन किया जाता है। बात समझ गए सभी लोग? किस तरह से करोगे, कहानी को आगे बढ़ाएं। अब जरा देखो यार, अब आप लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी सीखी कि हाँ यार ऐसी सिचुएशन में हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे। अब एक जगह आप और फंस सकते हो। कौन सी जगह? ये देखो, यदि कोई क्वेश्चन ऐसा है तो हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालें। देखो, कोबाल्ट वाटर 6, ये देखिए। अब इसको देखो जरा, प्लेटिनियम Cl6। अब मैंने कहा जरा बताओ कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर बताइए और प्लेटिनियम की बताइए, कॉम्प्लेक्स एक है। अब इसको कैसे निकालोगे बताइए। अब आप लोग क्या करते हो, तुक्के मारते हो बैठ के। देखो ये तुक्के नहीं मारे जाते, कैसे निकाला जाता है समझाता हूं। ये हो गया हमारा x प्लस 6 × 0। अब ये हो गया y। क्यों? क्योंकि यार दोनों अलग अलग एटम है तो ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग है, और हाइड्रोजन की कितनी होती है, -1 इक्वल टू 0, क्योंकि पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है। कैसे निकाला जाता है समझना। अब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2 +3। प्लेटिनियम की पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, +2 +4।
अब हिट एंड ट्रायल मेथड रखो, ये हमारा x है, ये हमारा y है, कौन से कॉम्बिनेशन में x प्लस वाई इक्वल टू 6 आ रहा है? जिस कॉम्बिनेशन में x प्लस वाई इक्वल टू 6 आएगा वही ऑक्सीडेशन नंबर सही होगी। यदि दोनों की दो दो मानो तो 6 आएगा ही नहीं, तो दो दो तो दोनों की हो नहीं सकती। यदि 3 और 4 मानोगे तो भी 6 नहीं आएगा। एक ही कॉम्बिनेशन मेरे दोस्त पॉसिबल है, जब हम इसकी 2 ले और इसकी 4 ले तब कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, तभी आंसर 6 आ सकता है। चेक कर लो, कॉन्सेप्ट समझो। अब इनके पेयर बनाओ, x प्लस वाई का सम 6 लाना है, तो x प्लस वाई का सम 6 कब आ सकता है? जब कोबाल्ट की 2 लो और प्लेटिनियम की 4 लो। यदि कोबाल्ट की 3 प्लेटिनियम की 2 लेते हैं तो 6 नहीं आएगा, कोबाल्ट की 3 प्लेटिनियम की 4 लेते हैं तो भी 6 नहीं आएगा। एक ही पॉसिबिलिटी है, जब मेरे प्यारे बच्चों इसकी 2 ले ली जाए और इसकी 4 ले ली जाए, इसका मतलब इनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या आई? ये आई। तो जब भी कहीं बाई कॉम्प्लेक्स की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी हो, कि मतलब कैटायन भी कॉम्प्लेक्स एनायन भी कॉम्प्लेक्स, वहां पर इस तरह से बनाओगे, उस मेटल की पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे और उस मेटल की पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर का सम इतना लाओगे, और जहां पर इसका सम इतना आ रहा है वो ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल है। यदि 2 ऐसे कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं तो ध्यान रखना 2 ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल है, ध्यान रखिए, ठीक है। वैसे एक ही कॉम्बिनेशन हमेशा मिलता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लोगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट नंबर की हमारी हेडिंग है, उसको देखते हैं। वो क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? ये देखो, अब हम लोग हेडिंग कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, कि भाई कोऑर्डिनेशन नंबर क्या चीज है और कैसे निकाली जाती है। तो जरा देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन क्या है और उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, गौर सुनिएगा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर गेन बाय CMA in combined state। ऐसे कंबाइंड स्टेट में CMA के पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर गेन हो रहे हैं? CMA कितने इलेक्ट्रॉन पेयर गेन कर रहा है कंबाइंड स्टेट में, ये बात हमें निकालनी होती है। जितने इलेक्ट्रॉन पेयर CMA गेन करेगा वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। जितने इलेक्ट्रॉन पेयर CMA गेन करेगा वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये देखो, K4 FeCN6। अब यहां लिगेंड की बहुत जरूरत पड़ेगी। ये हमारा CMA है, हमें ये देखना है कि CMA कितने इलेक्ट्रॉन पेयर गेन कर रहा है। तो CMA इलेक्ट्रॉन पेयर किससे लेता है? लिगेंड से। अब ये कैसा लिगेंड है? मोनोडेंटेट। किसी ने कहा सर ये मोनोडेंटेट कैसे है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है। तो भैया तुम मार खा सकते हो, है कि नहीं? यदि नहीं समझ में आया तो मार खा सकते हो। बच्चों ने कहा सर कैसे? मैंने कहा यार कल ही तो पढ़ाया है। यदि दोनों डोनर एटम अर्धसेंड पे हैं, यदि दोनों डोनर एटम अर्धसेंड पे हैं तो कोई एक डोनेट करेगा ना यार दोस्त, और कोई एक डोनेट करेगा तो मोनोडेंटेट ही तो हुआ। कॉन्सेप्ट बताया था ना, यदि 2 डोनर एटम अर्धसेंड पे हैं तो दोनों में से कोई एक डोनेट करेगा। ये देखो, तो मोनोडेंटेट है, तो एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर देगा? एक लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, एक लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। 6 लिगेंड 6 इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बना? 6 बना। क्यों? क्योंकि एक लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन पेयर देगा और 6 लिगेंड 6 इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे। बच्चों ने कहा सर ठीक है, आप कह रहे हो मान लेते हैं, जरा इसका करके दिखाओ। FeEN का होल थ्राइस Cl3। अब लिगेंड कौन है? ये काउंटर आयन है। अब EN कैसा होता है? EN का स्ट्रक्चर याद है? मैंने आपको कहा था इनके जो सिंबल हैं याद रखिएगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल नहीं लिखे जाएंगे, हमेशा इनके सिंबल लिखे जाएंगे। EN ये होता है इथाइलिन डाइअमीन।
और इथाइलिन डाइअमीन कैसा होता है? बाइडेंटेड लिगेंड होता है, इसकी डेंटिसिटी 2 होती है, ये बाइडेंटेड लिगेंड है। बाइडेंटेड लिगेंड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, सिंगल लिगेंड। अब जरा बताओ, एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा? 2। तो 3 लिगेंड कितने करेंगे? 6। तो यहां पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। क्यों? एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा? 2। तो 3 लिगेंड कितने करेंगे? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। क्यों? Fe कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अब इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। ये देखिए, एक मॉलिक्यूल ये लिखा है, देखते जाइए, ऐसा लिखा है। अब पूछ रहा है बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? तो भैया कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लेते हैं। कौन कौन लिगेंड है? वाटर है, अमोनिया है, Cl है, NO3 है। ओ, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। अब बताओ वाटर कैसा लिगेंड है? मोनोडेंटेड लिगेंड है। वाटर क्या है? मोनोडेंटेड लिगेंड है। मोनोडेंटेड लिगेंड कैसे है? आपको पता है, एक डोनर एटम है, और जब दोस्त एक डोनर एटम किसी के पास होगा तो मोनोडेंटेड लिगेंड ही तो होगा यार, है कि नहीं? तो ये मोनोडेंटेड लिगेंड है। इवन अमोनिया क्या है? अमोनिया भी मोनोडेंटेड लिगेंड है। Cl क्या है? Cl भी मोनोडेंटेड लिगेंड है। और NO3 क्या है? NO3 भी मोनोडेंटेड लिगेंड है। Cl क्यों? एक ही एटम है तो डोनर एटम एक ही है तो मोनोडेंटेड होगा ही। अमोनिया डोनर एटम एक ही है, मोनोडेंटेड होगा ही। वाटर डोनर एटम एक है तो मोनोडेंटेड होगा ही। NO3 में 2 डोनर एटम है मगर ये अगल बगल है। अगल बगल है तो क्या होगा? NO3 में 2 डोनर एटम है मगर अगल बगल है। अगल बगल में कोई एक ही डोनेट करता है, इसलिए ये भी मोनोडेंटेड है। तो मोनोडेंटेड लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं? एक। तो एक लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन पेयर, तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से आ गए, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से आ गया। अच्छा, ये NO2 लिखा है, सॉरी बच्चों, ये NO2 लिखा है तो मैं भी NO2 लिख देता हूं। एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से आ गया तो टोटल कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन पेयर। इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया? 6। और ध्यान रखना ये काउंटर आयन है, इसको कोई लीगेंड मत कैलकुलेट कर लेना। लीगेंड सिर्फ वही बोले जाएंगे जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होंगे। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो होते हैं वो सिर्फ लीगेंड होते हैं, बाकी काउंटर आयन होते हैं। कर लोगे? अब हम ये काम तो कर लोगे, इसका मतलब। अब बात आती है नेक्स्ट बात क्या है, जरा देखो, उसको लिखते हैं कि वो क्या पढ़ाना है। ध्यान दीजिए, EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये देखो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इसी को कहा जाता है क्या? EAN। जरा देखो यार प्यारे बच्चों, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN, इसी को हम लोग लिख देते हैं EAN। ये देखो, और इसी को बोला जाता है सिडविक रूल। सिडविक रूल। इन्होंने क्या बताया? इसी को इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो पहले तो ये जानो कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या EAN होता क्या है। देखो EAN क्या होता है। EAN जो होता है वो प्यारे बच्चों ये है, एटॉमिक नंबर ऑफ CMA, ठीक है, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CMA विद साइन के साथ लिखोगे, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CMA। ये देखो, ये हमारा फार्मूला है EAN निकालने का। EAN ये बताता है कि कंबाइंड स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं CMA के पास।
EAN क्या बताता है कि कंबाइंड स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं CMA के पास। EAN एक्सप्लेन करता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन CMA इन कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट में CMA के पास जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को EAN कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। एक आध मच्छर थे यार, काट रहे थे, उन्हीं को मार रहा था। देखो तो EAN क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन CMA इन कंबाइंड स्टेट। उसको मैथमेटिकली ऐसे निकाला जाता है, एटॉमिक नंबर ऑफ CMA प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CMA विद साइन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर प्लस भी होती है माइनस भी होती है। 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CMA। यदि इन सबको रख दो तो उसका EAN निकल आता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकल आता है। और सिडविक ने यही बात बताई थी। सिडविक ने बताया था कि जिनके इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इनर्ट गैस के आसपास होते हैं या इनर्ट गैस के इक्वल होते हैं वो सब ज्यादा स्टेबल होते हैं। सिडविक ने क्या बात बताई, ये भी चिपकाता हूं। सिडविक ने बताई थी कि यदि EAN की वैल्यू इनर्ट के बराबर आ रही है, इनर्ट एटॉमिक नंबर के बराबर है, तो वो क्या है, मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है ऐसे। और यदि EAN की वैल्यू इनर्ट एटॉमिक नंबर से ज्यादा है तो उसका काम क्या होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है। और यदि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो सेल्फ में क्या हो गया, यदि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो सेल्फ में ऑक्सीडेशन कर रहा है ना, तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रख रहा है, तो सेल्फ में ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। और यदि उल्टा हो जाए, EAN कम है और इनर्ट एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, तो अब आप समझ गए होंगे वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है, वो कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है। तो वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है। और यदि वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रख रहा है तो वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये देखो ऐसे। तो 3 सिचुएशन है जो हम इन्होंने बताई कि यदि उसका EAN इनर्ट एटॉमिक नंबर के बराबर है तो वो मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा, और यदि उसका EAN इनर्ट एटॉमिक नंबर से ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। और यदि उसका EAN इनर्ट एटॉमिक नंबर से कम है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखो, हमसे EAN निकालने को पूछा गया है इन मॉलिक्यूल का, हम लोग मॉलिक्यूल लिख देते हैं K4 FeCN6।
ये देखो इनका EAN निकालना है आपको, K2HgI4। K2HgI4 बच्चों ऐसे भी लिखा जाता है, ये देखो इस तरह भी लिखा जाता है, ये देखिए। अच्छा और लिख देता हूं Fe, ठीक है, एक मिनट, ये देखिए, अरे यार, CO वाटर थ्राइस, Cl थ्राइस, ये देखिए। और ये लिख देता हूं Fe वाटर 5 NOSO4, FeCN5 NO, ये देखो FeCN5NO, तो यहां पे कितना आएगा 3 2, तो ये प्लस होता है, ये भी प्लस होता है, तो 2 3 2, ये देखो। अब इनकी हमें निकालनी है EAN, इन सबका प्यारे बच्चों EAN निकालना है। तो जरा बताओ EAN कैसे निकाला जाता है? फार्मूला याद है क्या? मैंने बताया आपको कॉन्सेप्ट, जरा देखो क्या कॉन्सेप्ट बताया है। ये देखो एटॉमिक नंबर ऑफ CMA प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CMA विद साइन, एटॉमिक नंबर ऑफ CMA प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CMA विद साइन प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CMA, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CMA। चलो इस बात को जरा देखते हैं, देखिए कैसे करते हैं। अब जरा इस बात को ध्यान दो कि ये चीज कैसे की जाएगी। निकालो, एटॉमिक नंबर कितना है 26, ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, एक मिनट, जरा मैंने यहां प्लस लगाया है कि माइनस, जरा एक कॉन्सेप्ट में देख ले। हाँ यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इस फार्मूले में बेटा यहां माइनस होता है ऐसे, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है प्लस है, यहां माइनस होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, चेंज कर दिया है। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी Fe की +2। अब ये कैसे आई ये मैं पीछे पढ़ा चुका हूं, अपना निकाल के देखिए, +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा 6। Cn कैसा है मोनोडेंटेड लिगेंड, एक Cn मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो एक Cn कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, एक 6 Cn कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे 6, तो कैसा आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया 6 आ गया। अब बच्चों इसको सॉल्व करो, तो 24 + 12 कितना आ गया 36, ये देखो ऐसे। अब यहां पर 80, Hg कितना है 80, ये देखो ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है +2, तो -2 आ गया, +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कैसे, आयोडीन कैसा है मोनोडेंटेड लिगेंड है, एक आयोडीन मोनोडेंटेड है, 4 आयोडीन 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 4। इसको देखो जरा 86, ये देखो सब इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है। कोबाल्ट 27, यार समझ तो पा रहे हो ना। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना पीछे सिखा दिया, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पीछे सिखा दिया, तो मैं डायरेक्ट अप्लाई कर दे रहा हूं, आपको जरा ध्यान देना है कि वो डायरेक्ट अप्लाई कैसे हो रहा है। अब जरा देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, यहां पर +3 आएगी, कैसे आएगी, वाटर 0 और एक Cl की -1, 3 Cl है -3, उधर गया +3। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो 6, कैसे आएगा, वाटर क्या होता है मोनोडेंटेट, Cl क्या होता है मोनोडेंटेट, तो 6 लिगेंड है तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे। अब जोड़ा जोड़ जाड़ दो यार, तो 36 आ गया, ये देखो है, ये देखिए। अब इस कॉम्प्लेक्स को देखो, तो जरा देखो यहां पर जब आप निकालोगे तो निकाल नहीं पाओगे, तो थोड़ा सा आपको पढ़ाता हूं। देखिए Fe और NO एक साथ आए, एक साथ किसी कॉम्प्लेक्स में आते हैं तो NO
पॉजिटिव लिगेंड यूज हुआ होगा। यदि Fe और NO एक साथ किसी कॉम्प्लेक्स में आ जाएं तो हमेशा ध्यान रखना वहां पर NO पॉजिटिव लिगेंड यूज हुआ होगा। तो आप हमेशा ध्यान रखना वहां पर NO पॉजिटिव लिगेंड यूज हुआ होगा। यदि क्या हो Fe और NO एक साथ आ जाए कहीं पर, तो ये देखो, यदि Fe और NO एक साथ आए तो वहां पर NO न्यूट्रल नहीं होगा, वो NO पॉजिटिव लिगेंड होगा। जैसे ये देखो Fe और NO एक साथ आए तो ये NO पॉजिटिव वाला है, ओ ये NO पॉजिटिव वाला है ऐसे, मगर वो दिखाया नहीं जाता है क्योंकि NO दो तरह का होता है, NO न्यूट्रल भी होता है और NO पॉजिटिव भी होता है। तो हमें पकड़ना पड़ेगा कि NO पॉजिटिव कहां पर है, और यदि ये बात नहीं पकड़ में आई तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना Fe और NO एक साथ आए तो ये NO पॉजिटिव लिगेंड होगा। और ये रिंग टेस्ट वाला कॉम्प्लेक्स है, आप लोगों ने स्कूलों में पढ़ा होगा, रिंग टेस्ट, ब्राउन रिंग टेस्ट, यही है ये, उसका कॉम्प्लेक्स यही है ब्राउन रिंग टेस्ट का, ये वाला जो डी लिखा है। अब इसका निकालो, तो कैसे निकालोगे, तो जरा देखो मैं निकाल देता हूं। 26 ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, देखिए -2 +1, भाई ये -2 है, ये +1 है, तो -1 हुआ, उधर गया +1। यहां पर Fe की ऑक्सीडेशन नंबर 1 होती है, Fe की ऑक्सीडेशन नंबर 1 कहीं नहीं होती है, ध्यान रखना रिंग टेस्ट में सिर्फ 1 होती है। यदि यहां पर आपने सही भी निकाली होगी ना, तब भी आपको लगेगा कि यार गलत निकाल रहे हो। क्यों? क्योंकि Fe के ऑक्सीडेशन नंबर +1 ना तो हम कहीं पढ़ाते हैं ना तुम कहीं पढ़ते हो, सिर्फ रिंग टेस्ट वाले में Fe के ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है, ध्यान रखिए। और ये ऐसे आती है, और बच्चों की जब +1 निकलती तो बच्चे से सोचते हैं कि ये न्यूट्रल होगा, क्योंकि +2 निकल आएगी यदि न्यूट्रल डाल दो, ये भी न्यूट्रल ये भी न्यूट्रल, तो ये -2 उधर गया +2, तो बच्चे सोचते हैं अब सही है क्योंकि Fe की +2 निकल रही है। तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस जगह पे जब भी आओगे तो फंसोगे, गलत सलत कर दोगे। क्यों गलत कर दोगे? क्योंकि तुम्हें लगेगा कि यार हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि Fe की +1 निकल के आ रही है ना। तो ध्यान रखना रिंग टेस्ट में Fe की +1 होती है, ये वायलेट कलर का होता है। ब्राउन रिंग टेस्ट, ब्राउन कलर की रिंग आती है, ब्राउन कलर रिंग, ब्राउन कलर की रिंग बनती है, दो लिक्विड जंक्शन के बीच में ब्राउन कलर की रिंग बनती है इस कॉम्प्लेक्स की। तो देखो अब जरा इसको सॉल्व करो, तो 37 आया, ये देखिए, है कि नहीं, इस तरह से। अब यार नीचे वाले को देख लो, नीचे वाले में भी Fe और O एक साथ आए हैं, तो कैसे करोगे? देखो 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, +2 +1 +3 -5 -2 उधर गया +2, 2 × 6। अब इसको सॉल्व कर लो, 36, ये देखो आ गया। बात समझ रहे हो? EN कैसे निकाले गए? आपको बस फार्मूला लगाना है, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर +2 × कोऑर्डिनेशन नंबर, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर +2 × कोऑर्डिनेशन नंबर। कर लोगे? अब आप कह रहे हो यस सर, आगे बढ़ो। तो जरा देखो, अब हम एक और क्वेश्चन पे आते हैं। क्या तुम बता सकते हो ये किस तरह से बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, या न्यूट्रल का काम करेगा? बताओ ये किस तरह से बिहेव करेगा? कोई बता सकता है बच्चा? बताइए, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, या न्यूट्रल? जल्दी से बताएं, आपको 1 सेकंड देता हूं। बताओ प्यारे बच्चों जल्दी से। तो जरा देखो, पहले इसका क्या करोगे? EN निकालोगे, 26 -0 +10, कैसे? अरे भैया ये कैसा होता है? न्यूट्रल लिगेंड होता है ना, CO न्यूट्रल लिगेंड है, और न्यूट्रल लिगेंड की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है? 0। तो यहां पर Fe की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ रही है? 0 आ रही है, ठीक है। तो 26 -0 +10, क्योंकि CO कैसा है? मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो कितना आ गया? 36। तो ना तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ना रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। नॉट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नॉट रिड्यूसिंग एजेंट, ये दोनों में से किसी तरह काम नहीं करेगा। मगर इसी की जगह ये लिख दिया जाए तो देखिए, कोबाल्ट CO
अब ये चेक करो, इसकी क्या कंडीशन होगी, ये किस तरह से काम करने की कोशिश कर रहा होगा, या ये लिख देता हूं, एक मिनट थोड़ा और अच्छा कर देता हूं, ये देखिए, एक मिनट यार इसको रफ करो, ये देखिए कोबाल्ट CO5, अब बताओ तो क्या होगा, 27 0 10 37, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, इसकी टेंडेंसी होगी कि ये 36 हो जाए, क्योंकि इसके पास का इनर कौन है 36, तो जब इसकी टेंडेंसी 36 होने की होगी तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि सेल्फ में क्या कर रहा होगा, सेल्फ में ऑक्सीडेशन करने की कोशिश कर रहा होगा, सेल्फ में ऑक्सीडेशन करने की कोशिश कर रहा होगा, कौन, ये, और ये किस तरह से काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा होगा, ये देखो ऐसे, बात समझ पा रहे हो कैसे है, 27 - 0 + 10 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा होगा, ठीक है, कर लोगे, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, अब इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है तो सेल्फ में ऑक्सीडेशन हुआ ना, सेल्फ ऑक्सीडेशन, और यदि सेल्फ में ऑक्सीडेशन करेगा तो एजेंट कैसा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है, ये देखिए, तो यार आप लोग सिडविक रूल से ये निकाल लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लोगे, ये सारा काम कर लोगे, कहानी को आगे बढ़ाएं, कहानी को आगे बढ़ाएं मेरे दोस्तों, इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है, कर लोगे ना, तो चलो अब हम लोग बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की, कि नॉमेनक्लेचर क्या होता है। देखो अब हम नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं कि नॉमेनक्लेचर क्या होता है, वो किस तरह से काम करता है, तो कैसे करोगे, नॉमेनक्लेचर कैसे पढ़ा जाए, तो जरा गौर समझिए नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, ठीक है, नॉमेनक्लेचर में हमें करना क्या होता है, जरा ध्यान दो, किसी कॉम्प्लेक्स के कितने पार्ट होते हैं, यदि हम किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को लिखें तो ऐसे ही तो लिखोगे यार, या तो आप ऐसे लिखोगे, या मेरे दोस्तों कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, ये देखो ऐसे लिखोगे, और कुछ लिख सकते हो क्या, नहीं लिख सकते हो, या तो आप इस तरह से लिखते हो या आप इस तरह से लिखते हो, ये देखो, अब इन दोनों में जरा देखो कितने पार्ट होते हैं, आपके पास एक होता है काउंटर आयन, है कि नहीं, एक तो हमें काउंटर आयन का नॉमेनक्लेचर करना होता है, एक हमें किसका करना होता है, CMA का नॉमेनक्लेचर करना होता है, भाई जितने पार्ट है उतने ही का तो नॉमेनक्लेचर करोगे, एक हमें क्या करना होता है, लिगेंड का नॉमेनक्लेचर करना होता है, ऐसे, और बस 3 चीजें हैं, इन्हीं 3 का अपने को नॉमेनक्लेचर करना सीखना है, किसका, लिगेंड का, काउंटर आयन का, और CMA का, और कुछ होता ही कहाँ है, चेक करो भाई, और हमारे पास क्या है, चेक कर लीजिए, ये हमारे पास CMA है, ये लिगेंड है, ये काउंटर आयन है, ये काउंटर आयन है, ये CMA है, ये लिगेंड है, 3 ही चीज तो है, तो इसका मतलब इन्हीं 3 का नॉमेनक्लेचर मेरे दोस्त आपको करना है, और इन्हीं 3 के नॉमेनक्लेचर को करके हमें क्वेश्चन बनाना होता है, तो बस इतना नॉमेनक्लेचर करना है, काउंटर आयन का नॉमेनक्लेचर करना है, इसको हम CI बोल देंगे, लिगेंड का नॉमेनक्लेचर करना है, इसको हम CMA बोलते हैं, और लिगेंड का नॉमेनक्लेचर, अब कैसे किया जाए, तो एक एक करके सबके नॉमेनक्लेचर पढ़ लेते हैं, फिर चिपका देंगे किसी ना किसी रूल से, फिर किसी ना किसी रूल से इनको चिपका देंगे, बात समझ पा रहे हो, करना क्या है, कुछ नहीं करना है यार, सिंपल सी बात है, नॉमेनक्लेचर बहुत इजी होता है, ठीक है, क्या करना है, बस अलग अलग इनके नॉमेनक्लेचर पढ़ लो, फिर चिपका दो, हो गया नॉमेनक्लेचर, और ये काम तुम्हारे लिए कोई टफ थोड़ी ना है, तुम्हारे लिए तो बच्चों खेलने की चीज है, कैसे करके दिखाते हैं यार,
चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट, नॉमेनक्लेचर ऑफ निगेटिव लिगेंड। सबसे पहले निगेटिव लिगेंड करते हैं क्योंकि वो सबसे बड़ा होता है। निगेटिव लिगेंड का नॉमेनक्लेचर हो गया तो सबका हो गया, है ना। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ निगेटिव लिगेंड, तो सबसे पहले हम लोग निगेटिव लिगेंड का नॉमेनक्लेचर करते हैं ऐसे। तो देखो निगेटिव लिगेंड का नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, ठीक। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ निगेटिव लिगेंड में पार्ट 1 या रूल 1। तो रूल 1 समझो, यदि किसी के पीछे 8 है या किसी के पीछे 8 है या किसी के पीछे देखो 8 है, एक मिनट, ये देखो 8 है 8 है 8 है, तो क्या होता है, हम इन सभी केसों में ई को रिप्लेस करते हैं, ई रिप्लेस बाय ओ, ई को ओ से रिप्लेस कर देते हैं। जब ई को ओ से रिप्लेस कर देते हो तो ये एटो आइडो बन जाता है। ऐसा नॉमेनक्लेचर अपने को करना था। रूल नंबर 1 ये क्या है, हम ई को रिप्लेस करके ओ लगा देते हैं। एटो को एटो कर देंगे, आइट को आइटो कर देंगे, आइड को आइटो कर देंगे। कैसे करना है ये देखो बताता हूं, सॉरी बच्चों, ये देखिए। अब आप इन जरा नॉमेनक्लेचर को ध्यान दीजिएगा, ये किस तरह से लिखे जा रहे हैं। देखो सबसे पहले स्टार्ट करता हूं, ये हमारे पास लिखा है, तो इसका नॉमेनक्लेचर हम क्या जानते हैं, हम इसका नॉमेनक्लेचर करना जानते हैं। 1 मिनट, ये सब छोटे छोटे लिखे जाएंगे। हम इनका नॉमेनक्लेचर करना जानते हैं ऐसे, सल्फाइड। तो क्या हो जाएगा नॉमेनक्लेचर, सल्फाइडो हो जाएगा। ये देखो इसी तरह ये देखो जरा, ऐसे ही करते चले जाना है अपने को, और कुछ नहीं करना है। इसको क्या जानते हो, इसको जानते हो सल्फाइड। तो ये क्या हो जाएगा, इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा सल्फाइटो। ये देखो ये नॉमेनक्लेचर है, IUPAC, ठीक है। इसी तरह इसको क्या जानते हो आप, इसको जानते हो सल्फेट। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सल्फेटो। ये देखो इसी तरह मेरे दोस्त इसको क्या जानते हो, इसका नाम होता है थायोसल्फेट। तो ये क्या हो जाएगा, थायोसल्फेटो। डायरेक्ट लिख दूं, थायोसल्फेटो ऐसे। इसी तरह यार इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेट्रा थायो सल्फेट। नाम क्या होता है, टेट्रा थायो सल्फेटो, ठीक है ना। ये देखिए अब इसी बात को और आगे बढ़ाते हैं। ये देखो ये क्या होता है, कार्बोनेट। नाम क्या होता है, कार्बोनेटो। ये देखो इसी तरह ये देखो ऑक्जिलेट। नाम क्या हो जाएगा, ऑक्जिलेटो। ये देखिए इसी तरह बातों को और आगे खींच लो। ये देखो सब निगेटिव लिगेंड है और सबके नाम में 8 लगा है, 8 लगा है, ऐसा ही कुछ लगा है। ये देखिए ये क्या होता है, ये होता है सुपर ऑक्साइड। नाम क्या हो जाएगा, सुपर ऑक्साइडो। ये क्या होता है, ये होता है परऑक्साइड। परऑक्साइड का नाम क्या हो जाएगा, परऑक्साइडो। पुराने जमाने में इसको परऑक्सो भी कहते थे, तो परऑक्सो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी तरह से मेरे दोस्त इसको देख लो,
इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड। इसको पुराने जमाने में भी हाइड्रोक्सो बोलते थे, तो आप हाइड्रोक्सो भी लिख सकते हो, ठीक है। इसी तरह से आप इस बात को जरा समझो। ये देखिए प्यारे बच्चों, हम इनको क्या लिख सकते हैं, ये क्या होता है, क्लोराइड, तो हम क्या लिखेंगे, क्लोराइडो। मगर पुराने जमाने में इसको क्लोरो लिखा जा सकता था, तो आज भी आप क्लोरो लिख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इसी तरह से ये देखो, ये होता है साइनाइड, मगर लिखा क्या जाता है, साइनो, पुराने जमाने के हिसाब से, ठीक है ना। तो ये हमारे नॉमेनक्लेचर हैं, जहां पर आइड को एड में हम लोग कन्वर्ट करते रहते हैं लगातार। और कौन से आ सकते हैं, ये आ सकते हैं NO2 निगेटिव। ये क्या होता है, नाइट्राइटो, सॉरी नाइट्राइट, तो क्या लिखा जाएगा, नाइट्राइटो। ये क्या होता है, नाइट्रेट, क्या लिखा जाएगा, नाइट्रेटो। इस तरह से, इसी तरह से ये चीजें हमारी चलती रहेंगी, ठीक, कर लोगे। और भी लिख सकते हैं, मगर बाकी आप अपना लिख लीजिएगा। अब जरा देखो यार, रूल नंबर 2, अभी रूल खत्म नहीं हुए। रूल नंबर 2 क्या, यदि कोई ऑर्गेनिक, या चलो ऑर्गेनिक वाला बाद में बताता हूं, एम्बीडेंटेंट हुआ तो, एम्बीडेंटेंट निगेटिव लिगेंड, यदि कोई एम्बीडेंटेड निगेटिव लिगेंड हुआ तो उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे, उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे, जरा देखो उसका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, ठीक है। तो उसके नॉमेनक्लेचर में हम लोग सफिक्स यूज करते हैं, सिंबल का नेम, डोनर एटम का सिंबल, सिंबल ऑफ डोनर एटम, सिंबल ऑफ डोनर एटम यूज करते हैं। जैसे ये देखो, गौर समझिएगा, ये है थायोसाइनेट, इसके बारे में जरा गौर से समझें आप। ये देखो, ये प्यारे बच्चों होता है थायोसाइनेट, सॉरी साइनेट, अरे यार ये साइनेट आयन है। अब जरा देखो, इसके दो डोनर एटम हो सकते हैं, या तो ये डोनर एटम हो सकता है या ये डोनर एटम हो सकता है। जब ऑक्सीजन डोनर एटम होता है तो ये ऐसे लिखा जाता है, क्यों, क्योंकि बॉन्ड ऐसे बनेगा, जो बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ उसको पहले दिखाया जाता है। और यदि नाइट्रोजन डोनर एटम है तो ये ऐसे लिखा जाता है, क्यों, क्योंकि डोनेट इलेक्ट्रॉन कौन कर रहा है, नाइट्रोजन कर रहा है। ये देखो, तो यार हमें कैसे पता चलेगा कौन डोनर एटम है, क्योंकि दोनों में से कोई एक कर रहा होगा, है, और हो सकता है कुछ दूसरे मॉलिक्यूल हो, मतलब कभी ये डोनेट कर रहा है कभी ये, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो नॉमेनक्लेचर कैसे करें, तो देखो कैसे करते हैं। जब ऑक्सीजन डोनेट करता है तो ऑक्सीजन मेटल के पास में लिखा जाता है, जब नाइट्रोजन डोनेट करता है तो नाइट्रोजन मेटल के पास में लिखा जाता है। तो नॉमेनक्लेचर में कैसे लिखोगे, नॉमेनक्लेचर में यदि ये सिचुएशन है तो इसका नाम क्या लिखोगे, साइनेटो, नाम वही है, देखो ई हटा के ओ लगा दिया, साइनेटो, और डोनर एटम कौन है, ऑक्सीजन, है ना, ऐसे। इसका नाम क्या लिखोगे, साइनेटो, डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन, ऐसे। इसी तरह से ये देखो, यदि डोनर एटम, इस लिगेंड को देखना जरा, ये, अब इसको जरा चेक करो, ये देखिए, ये देखो ऐसे लिखा है। अब यार ये भी एम्बिडेंटेड लिगेंड है, तो कभी नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है कभी ऑक्सीजन डोनेट कर सकता है। अब कोई एक डोनेट करेगा तो लिखा कैसे जाएगा, तो देखो लिखा कैसे जाएगा, यदि ऑक्सीजन ने डोनेट किया तो ये ऐसे लिखा जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन डोनर एटम है, ये नाम क्या होगा, नाइट्राइटो ओ,
क्योंकि ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है। इसका नाम क्या होता है? नाइट्राइट होता है, नाइट्राइट होता है। तो ई हटा के ओ लगा दिया और डोनर एटम भी सिंबल कराओगे। यदि ये ऐसे लिखा है तो इसका मतलब डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन है, ऐसे, ये देखो। और यदि डोनर एटम मेरे दोस्तों नाइट्रोजन है तो क्या लिखोगे? इसका नॉमेनक्लेचर नाइट्राइटो एन, ये देखिए। तो एम्बिडेंटेड लिगेंड का नॉमेनक्लेचर करना सीखे। क्या करना है? बस डोनर एटम के सफिक्स को भी लिख देना है, बाकी नॉमेनक्लेचर वही है। अब सी पार्ट, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक निगेटिव लिगेंड। ऑर्गेनिक निगेटिव लिगेंड। अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे? तो इसके लिए कुछ नहीं करते हैं हम लोग, सफिक्स यूज करते हैं वाईएल, ई हटा के वाईएल लगा देना है। जैसे ये देखो, अब इसका नाम क्या होता है? मिथाइल होता है, ये देखो मिथाइल लगा दिया। अब इसका नाम देखो, जरा गौर से देखिएगा, गड़बड़ ना होने पाए, ठीक है, क्योंकि यहां पर गड़बड़ होने के चांसेस आपसे ज्यादा हैं। देखिए यदि ये लिखा है, ये देखो, अब यहां पर आपको एक खास बात बताते हैं, ये ऑर्गेनिक लिगेंड है मगर इनमें डोनेट क्या हो रहा है? क्लाउड हो रहा है। तो जब क्लाउड डोनेट होता है तो नॉमेनक्लेचर में एक और चीज लगाते हैं, ईटा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है ईटा। और ईटा की जो पावर लगती है, ये जो पावर है, पावर, इसका नाम रखा जाता है हेप्टासिटी। हेप्टासिटी ये क्या होती है? ये होती है टोटल नंबर ऑफ कार्बन। ये कार्बन के नंबर है जो जहां तक इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिलोकलाइज कर रहा है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड, डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड, डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये देखो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन्वॉल्व इन डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिलोकलाइज हो रहा है वो कितने कार्बन पर जा रहा है, वो है। जैसे कितने कार्बन पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड जाएगा? यहां पर, यहां पर, यहां पर 3, तो ईटा की पावर 3। और नॉमेनक्लेचर वही करना है, प्रोपीन होता है, ई हटा के वाईएल। गौर समझिए, हेप्टासिटी मतलब ईटा की जो पावर होती है, पावर क्या है कि कितने एटम पर वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिलोकलाइज कर रहा है, घूम रहा है। तो कितने एटम पे घूम रहा है? 1 2 3, तो 3। नाम क्या लिखोगे? प्रोपीन होता है, प्रोपीन में ई हटा के वाईएल लगा दिया, सफिक्स क्या है? वाईएल है, बस ऐसे। अब इस जैसे इसका नॉमेनक्लेचर कहीं आ जाए तो इसका क्या करोगे? ये लिगेंड है, ये ऐसा ही तो है, C3H3 निगेटिव। तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या करोगे? ईटा। पावर कितनी लगाओगे? कितने एटम पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड घूम रहा है? 3। नाम क्या होगा? साइक्लोप्रोपीन है, साइक्लोप्रोपीन। और प्रोपीन में ई हटाया, वाईएल लगा दिया, साइक्लोप्रोपीनाइल। इसका बताओ, इसका कैसे करोगे? ये देखो, तो ये क्या होता है? ईटा की पावर 5, नाम क्या होगा? साइक्लो पेंटा 1,3 डाईईन, ई हटा के वाईएल लगा दिया। ये देखो इस तरह से। और ये होता क्या है? ये होता है मेरे दोस्त इतना, ये देखो C5H5 निगेटिव, इस तरह से। तो इस तरह से ऑर्गेनिक लिगेंड का नाम करोगे। तो जब भी कहीं ऑर्गेनिक लिगेंड आएगी तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ क्या करना है? ई हटा के वाईएल लगाना है। हाँ, मगर यदि ऑर्गेनिक लिगेंड में क्लाउड डोनेट हो रहा है तो ईटा की पावर हेप्टासिटी लगाओगे। ईटा सिंबल हो गया। हेप्टासिटी क्या है? हेप्टासिटी वो एटम है जहां तक इलेक्ट्रॉन क्लाउड जा रहा है। 3 एटम में इलेक्ट्रॉन क्लाउड घूम रहा है, 3।
कितने में घूम रहा है? 5 में घूम रहा है तो 5। ठीक है, कर लोगे? तो देखो यार, निगेटिव लिगेंड के नॉमेनक्लेचर तुमने खत्म कर दिए, और ये निगेटिव लिगेंड के नॉमेनक्लेचर खत्म कर दिए तो ये तुम मान के चलो आईपीएससी खत्म। अब अगले 15 मिनट में पूरी आईपीएससी खत्म हो जाएगी, देखिएगा। अब गौर से समझिए नेक्स्ट बात क्या बता रहा हूं। नॉमेनक्लेचर ऑफ न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड का नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे? तो गौर से समझिए न्यूट्रल का कैसे करते हैं। इनका नाम होता है सिंपल नेम। सिंपल नेम, जो आप नाम जानते हो बस वही लिखना है, कोई अलग नाम नहीं लिखना है। जैसे ये देखो, जो कॉमन नेम आप जानते हो वही कॉमन नेम लिख देना है, कोई भी अलग नहीं लिखना है। इसका नाम क्या होता है? इथाइलिन डाइअमीन। तो बस आप इसको यही लिख दोगे, इथाइलिन डाइअमीन। यदि कहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड एज ए लिगेंड यूज हो रहा है तो इसको क्या नाम होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो तुम यही लिख दोगे, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे जो होता है बस वही लिख दोगे, कुछ और अलग नहीं लिखना है। ठीक है, जैसे ये देखो, इसका क्या नाम होता है? ध्यान दीजिए, ये देखो, इसको क्या बोलते हो? फास्फीन। किसी का कॉमन नेम भी होगा फास्फीन। ये देखो, अब इसी जगह पे एच हटा के ये लिख दिया तो ये क्या होगा? ट्राई फ्लोरो फास्फीन। फास्फीन का डेरिवेटिव है ना, फास्फीन में हाइड्रोजन हटा के एफ लगा दिया तो ट्राई फ्लोरोफास्फीन। अब किसी ने इसमें ये हटा के बेंजीन रिंग लगा दे तो क्या हो जाएगा? ट्राई फिनाइल फास्फीन। ये सब क्या है? बेंजीन के फास्फीन के डेरिवेटिव है। अब कोई ये हटा के मान लो आर लगा दे तो ट्राई, आर का मतलब आप जानते ही हो, एल्काइल फास्फीन। सिर्फ कॉमन नेम लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना है। जो नाम आप जानते हो कॉमन नेम, आईपीएससी नेम, बस वही लिखा जाएगा और कुछ नहीं लिखना है। ये देखो ऐसे चलता चला जा रहा है, हम जरा सा भी इधर उधर नहीं करेंगे। जो आप बचपन से जानते आए हो बस वही लिख देना है। मान लो कहीं अल्कोहल है तो अल्कोहल लिख दोगे। ये देखो, यदि मान लो लिगेंड ये हो तो इसका नाम क्या होता है? इथाइल अल्कोहल। तो ये क्या हो जाएगा? इथाइल अल्कोहल लिख जाएगा। जरा सा भी चेंज नहीं करना है, कितना सा भी चेंज करना हो। ये देखो, अब कहानी को और आगे बढ़ा लेते हैं इस चीज को। ठीक, ध्यान दीजिएगा जरा। अब यदि मान लो ऑर्गेनिक लिगेंड हो, ऑर्गेनिक लिगेंड, तो उनका कैसे करोगे? ऑर्गेनिक लिगेंड कैसे? न्यूट्रल। तो ध्यान दीजिए, जैसे किसी ने ये लिख दिया तो क्या लगाओगे? हेप्टासिटी की पावर 2 इथीन। वही नाम लिखना है जो आपको आता है, आईपीएससी या कॉमन। मगर हेप्टासिटी की पावर 2 क्यों लगाया? क्योंकि अब क्लाउड डोनेट हो रहा है, इसी वजह से। इसी तरह से यदि ये बेंजीन का हो तो बेंजीन क्या होगा? हेप्टासिटी की पावर 6 बेंजीन। कॉमन नेम यूज कर लिया। 6 क्यों लगाया? 6 एटम में इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिलोकलाइज हो रहा है। कितने एटम में? 6 एटम में, तो 6 लगा दिया। ऐसे कर लोगे। अब जैसे ये देखो, यदि लिगेंड की तरह कहीं ये यूज हो रहा हो तो ये क्या होता है? C4H8। तो क्या लिखोगे? हेप्टासिटी की पावर 4, और ये नाम क्या होता है? साइक्लो ब्यूटा 1,3 डाइईन। पूरा नाम लिख दिया जाएगा, बस जो आता है। अब नोट डाल के कुछ का नाम, यदि कहीं पर COI, सॉरी, यदि कहीं पर अमोनिया है, अरे यार तो पहले अमोनिया तो लिखो, है कि नहीं प्यारे बच्चों? यदि कहीं पर अमोनिया आ जाए, वाटर आ जाए, CO आ जाए,
NO आ जाए तो इनके थोड़े से नाम अलग से लिखे जाते हैं। जैसे इसका नाम लिखा जाता है एमाइन, इसका नाम लिखा जाता है एक्वा, इसका नाम लिखा जाता है कार्बोनाइल, इसका नाम लिखा जाता है नाइट्रोसाइल। ये देखो, ये कुछ अलग से नॉमेनक्लेचर है, इनको हमें ध्यान रखना है। जैसे अमोनिया को तो यार हम लोग अमोनिया लिखना चाहिए, मगर आप देखो मैंने यहां अमोनिया नहीं लिखा है, एमाइन लिखा है। वाटर को वाटर लिखना चाहिए, मगर एक्वा लिखा गया है। सीओ को कार्बन मोनोऑक्साइड लिखना चाहिए, मगर कार्बन मोनोऑक्साइड ना लिख के कार्बोनाइल लिखा गया है। एनओ को नाइट्रस ऑक्साइड लिखना चाहिए, मगर नाइट्रोसाइल लिखा गया है। तो ये कुछ अलग से नेम है, इनको याद रखिएगा, ठीक है। ये कुछ अलग से नेम है, इनको याद रखिएगा। तो जरा देखो हम लोगों ने क्या किया, यदि न्यूट्रल लिगेंड का नॉमेनक्लेचर करना है तो सिंपल कर दो, कुछ करना ही नहीं होता है। ऑर्गेनिक में हेप्टासिटी का ध्यान रखो। अब देखो नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉजिटिव लिगेंड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, तो नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉजिटिव लिगेंड देख लो। नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉजिटिव लिगेंड। अब यार दोस्त पॉजिटिव लिगेंड का नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे? तो पॉजिटिव लिगेंड के नॉमेनक्लेचर के साथ क्या चलता है आप सभी को पता होगा, EM, और ये मिलने भी ना के बराबर है। रेयर केस में पॉजिटिव लिगेंड का नॉमेनक्लेचर आएगा, जैसे NO पॉजिटिव, तो NO का क्या लिखा है, नाइट्रोसील। अब इसमें IM जोड़ दो तो ये हो जाएगा नाइट्रोसीलियम। ये देखो, अब इसी तरह ये देखो, ये आपने एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ा है, इसको हाइड्रोजीनियम होता है, वैसे हाइड्रोजीन होता है। अब यदि इसको एक प्रोटॉन गेन करा दिया जाए ऐसे, तो ये लिगेंड भी है मगर पॉजिटिव लिगेंड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजीनियम। ई हटा के IM लगा दिया, दो वायवल एक साथ नहीं आते हैं, ये आप बचपन से जानते हो, तो ई हटा के YL लगा दिया, बस। पॉजिटिव लिगेंड आए तो ऐसे नॉमेनक्लेचर करो। तो अब जरा देखिए यार प्यारे बच्चों, हम लोगों ने लिगेंड के नॉमेनक्लेचर कर लिए। क्यों? लिगेंड तीन ही तरह के तो हो सकते थे, या तो आपका लिगेंड कैसा हो सकता था, निगेटिव, या आपका लिगेंड हो सकता था पॉजिटिव, या आपका लिगेंड हो सकता था न्यूट्रल, और तीनों को चिपका दिया है। अब किसका चाहिए? तीन चीजों का नॉमेनक्लेचर करना है, लिगेंड का, काउंटर आयन का और CMA का। लिगेंड का हो गया है, काउंटर आयन का और बता देते हैं, और काउंटर आयन का तो बहुत इजी होता है। नॉमेनक्लेचर ऑफ काउंटर आयन, नॉमेनक्लेचर ऑफ काउंटर आयन। काउंटर आयन का नॉमेनक्लेचर करते हैं। क्या होता है काउंटर आयन का नॉमेनक्लेचर? सिंपल नेम, सिंपल नेम विदाउट न्यूमेरिक प्रीफिक्स। कोई भी न्यूमेरिक प्रीफिक्स नहीं लगाना है, बिल्कुल सिंपल नेम करना है। कैसे? जरा उस बात को समझो। जैसे ये देखो, ये लिखा है ऐसे। अब ये बताओ क्या है, यही तो काउंटर आयन है, ये काउंटर आयन है। अब इसका नाम क्या लिखना होगा? तो इसका नाम बस सिंपल नेम लिख दो। इसको क्या कहते हो? पोटेशियम कहते हो, बस पोटेशियम। कितने पोटेशियम है? 4, नहीं लिखना है। विदाउट न्यूमेरिक प्रीफिक्स एंड ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। ना तो उनकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखनी है, ना न्यूमेरिक प्रीफिक्स लिखना है। मतलब टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखना है, सिर्फ पोटेशियम लिख देना है। टेट्रा टेट्रा हमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे ये लिखा हो, ये देखो ऐसे। तो अब काउंटर आयन कौन है? यही है ना काउंटर आयन। तो इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे? बस क्लोराइड, जो आप बचपन से जानते आए हो। क्या ट्राइक्लोराइड लिखे? नहीं, सिंपल नेम विदाउट न्यूमेरिक प्रीफिक्स एंड ऑक्सीडेशन नंबर।
ना तो इनकी हमें ऑक्सीडेशन नंबर लिखनी है और ना इनका हमें प्रफिक्स लिखना है, न्यूमेरिक प्रफिक्स, ट्राई, ड्राई, टेट्टा, ऐसा कुछ नहीं लिखना है। जैसे ये देखो, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, ये देखिए ऐसे। अब क्या लिखोगे इसको, क्लोरेट, जो इसका नाम है, बस क्लोरेट, ClO3 निगेटिव है ना, तो उसको क्लोरेट कहते हैं। हम इसमें ये नहीं लिखेंगे कि न्यूमेरिक प्रफिक्स क्या आ रहा है, कितने क्लोरेट है, ऐसा कुछ नहीं लिखते हैं। तो काउंटर आयन का बिल्कुल सिंपल नाम होता है और सब बच्चे आराम से कर लेते हैं, कोई टेंशन की बात ही नहीं होती है। अब बात आती है नॉमेनक्लेचर ऑफ कैटायन, मतलब CMA। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ CMA। अब यार दोस्तों, यदि CMA का नॉमेनक्लेचर कोई पूछ रहा है तो कैसे करोगे? तो CMA का नॉमेनक्लेचर करने के दो तरीके होते हैं। कौन से दो तरीके हैं जरा समझो। यदि कहीं हमें CMA मिल जाए तो हम इस तरह से नॉमेनक्लेचर उसका करते हैं। ये देखिए किस तरह से करते हैं, जरा बात को समझिए। ऐसे, इसका जरा कलर सेलेक्ट कर लें, ऐसे। अब जरा देखो यार किस तरह से हम करते हैं। एक ये क्लास हो गया और एक क्लास ये हो गया। कैसे करना है गौर से। यदि कॉम्प्लेक्स आयन निगेटिव है, कैसा है कॉम्प्लेक्स आयन, निगेटिव, तो हम सफिक्स यूज करेंगे 8। जैसे जैसे देखो कोबाल्ट है और कॉम्प्लेक्स आयन हमारा निगेटिव है, मतलब ऐसे लिखा है, देखो कॉम्प्लेक्स आयन निगेटिव का मतलब क्या है, जैसे ये लिखा है ऐसे। अब कॉम्प्लेक्स आयन निगेटिव है तो इसका नाम क्या लिखोगे, होता क्या है, कोबाल्ट होता है, +8 लगा दिया तो क्या होगा, कोबाल्टेट हो जाएगा ऐसे। और यदि हमारा कॉम्प्लेक्स कैटायन है या न्यूट्रल है, तो हम क्या करते हैं, सिंपल नेम लिखते हैं, जो बचपन से आप जानते हो, जो बचपन से आप जानते हो वही नाम लिखोगे, कोई चेंज नहीं। मतलब वही कोबाल्ट ऐसा होता, ये देखो। तो अब क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन कैसा है, पॉजिटिव है, तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे, कोबाल्ट लिखेंगे, बस और कुछ नहीं। मान लो ये ऐसा हो, न्यूट्रल हो, जैसे ये देखो, ये देखिए, तो क्या नाम लिखोगे, ये क्या है, आयरन, तो इसका नाम सिंपल आयरन लिखोगे और कुछ नहीं लिखना है। तो जरा देखिए, यदि कॉम्प्लेक्स आयन निगेटिव है तो सफिक्स 8 लगेगा, यदि कॉम्प्लेक्स आयन कैटायन या न्यूट्रल है तो सिंपल नेम होगा। यदि कॉम्प्लेक्स आयन निगेटिव है तो 8 लगेगा, यदि कॉम्प्लेक्स आयन कैटायन या न्यूट्रल है तो सिंपल नेम होगा, कुछ नहीं करना होगा, ये ध्यान रखिएगा। इस तरह से नेम चलेंगे। इसमें आपको थोड़ा नाम याद रखने पड़ेंगे, तो मैं लिख देता हूं इसी पे नीचे, जरा समझिए। ये देखिए, जैसे Fe है तो हम इसको आयरन नहीं बोलेंगे, फेरेट बोलेंगे, और वही Fe जब यहां होगा तो आयरन बोला जाएगा। जहां जहां पे डिफरेंस है वहां वहां बता देता हूं, ठीक है। सिल्वर है तो इसको हम अर्जेंटेट लिखते हैं, सिल्वरेट नहीं लिखते हैं, और जबकि यहां पे आएगा तो हम उसको सिल्वर लिखेंगे, ऐसे, बिल्कुल सिंपल। इसी तरह से यहां क्रोनियम है तो हम इसको क्या लिखते हैं, क्रोमेट लिखते हैं, यहां पे होगा तो क्रोनियम लिखा जाएगा, ऐसे, बिल्कुल। ये देखो, ठीक है, यहां पे है तो प्लेटिनेट लिखा जाता है, और यहां पे है तो प्लेटिनियम लिखा जाता है, ऐसे, इस तरह से।
यहां पे है तो जिंकेट लिखा जाता है, यहां पे है तो जिंक लिखा जाता है, ऐसे। यहां पे है निकलेट लिखा जाता है, यहां पे है तो निकल लिखा जाता है, ऐसे। यहां पे है कोबाल्ट लिखा जाता है, यहां पे कोबाल्टेट लिखा जाता है, यहां पे है तो कोबाल्ट लिखा जाता है, यहां पे सिंपल नेम चलता है, यहां पर 8 लगता है सबके साथ, ऐसा करना होता है। तो देखो नॉमेनक्लेचर ऑफ सीएमए भी खत्म कर लिया, अब हमें सिर्फ चिपकाना है। तीनों के नॉमेनक्लेचर खत्म हो गए हैं, तो बस चिपका देते हैं। तो चिपकाने का तरीका बता देते हैं। अब देखो रूल नंबर 1, किस रूल से आप नॉमेनक्लेचर करोगे वो बताता हूं। रूल नंबर 1, जो फर्स्ट लेटर है वो ऑलवेज, जो फर्स्ट लेटर होता है, 1 मिनट, फर्स्ट लेटर जो है वो हमेशा ध्यान रखना ऑलवेज, ऑलवेज कैपिटल लेटर होता है, कैपिटल होता है। बाकी सभी स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे, स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे। पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा पूरे नॉमेनक्लेचर का, बाकी सब स्मॉल होंगे, कोई भी कैपिटल नहीं लिखा जाएगा। जैसे ये देखो, आपको मैं ये नहीं सिखा रहा कि नॉमेनक्लेचर करना कैसे है, आपको बस रूल नंबर 1 सिखा रहा हूं। जैसे ये पहला ये है तो ये पोटेशियम का P कैपिटल, बाकी कोई भी कैपिटल नहीं लिखा जाएगा कभी भी। आप देख लो मैंने इसके बाद कोई भी कैपिटल लेटर यूज नहीं किया है। कैसे लिखा गया है इससे अभी आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या इसके बाद सर ने कोई कैपिटल लेटर यूज किया है, बस आपको ये देखना है। ये कैपिटल है, इसके अलावा बताओ कोई भी मैंने कैपिटल लेटर यूज किया हो, ये कैपिटल P बना है, इसके अलावा कोई भी कैपिटल नहीं है। तो पहला लेटर नॉमेनक्लेचर का कैपिटल होगा, वो चाहे जो हो, वो चाहे जो हो, बाकी सब स्मॉल होंगे, वो चाहे जो हो। यदि मेटल का नाम है वो भी स्मॉल होगा, ध्यान रखिएगा। पहला लेटर कैपिटल होता है बस, बाकी सब लेटर स्मॉल होते हैं। अब खेल खत्म है। खेल खत्म कैसे? अब आपको सिखाता हूं नॉमेनक्लेचर करना कैसे है, मतलब बचा हुआ नॉमेनक्लेचर कैसे कैसे किया जाएगा, है ना। एक और रूल पढ़ा दूं, 2-3 रूल है, ज्यादा रूल थोड़ी ना है, मेरे पास तो 2 ही 3 है, हम तो 2-3 में ही खत्म कर देते हैं। देखना अभी रूल नंबर 2, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सीएमए रिटन इन रोमन फॉर्म, रोमन फॉर्म। सीएमए की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो रोमन फॉर्म में लिखी जाती है। यदि कहीं +1 आ रही है तो आप क्या लिखोगे? प्लस फर्स्ट। +2 आ रही है तो क्या लिखोगे? कैसे लिखी जाती है? चाहो तो प्लस का साइन ना भी लगाओ तो चल जाएगा, ऐसे। 4 आ रही है तो ये रोमन फॉर्म में लिखोगे क्या? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सीएमए। ठीक है, अब जरा देखिए रूल नंबर 3, नॉमेनक्लेचर ऑलवेज लेफ्ट टू राइट करोगे, लेफ्ट टू राइट करना है, करना है। रूल नंबर 3, हमेशा लेफ्ट से चलेंगे, राइट की ओर जाएंगे। रूल नंबर 4, ब्रैकेट के अंदर का नॉमेनक्लेचर हमेशा फिक्स है, LMO। स्क्वायर के ब्रैकेट के अंदर का नॉमेनक्लेचर ये होता है LMO। LMO मतलब सबसे पहले लिगेंड लिखे जाएंगे, फिर CMA लिखा जाएगा, फिर उसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखी जाएगी।
कॉम्प्लेक्स अंदर का नॉमेनक्लेचर फिक्स है, हमेशा एलएमओ के फॉर्म में लिखोगे, पहले लिगेंड फिर सीएमए फिर ऑक्सीडेशन नंबर। यदि एक से ज्यादा लिगेंड है, इफ मोर देन वन डिफरेंट लिगेंड प्रेजेंट, तब क्या करोगे, तो लिगेंड अरेंज किए जाएंगे, लिगेंड अरेंज इन अल्फा बेटिकल फॉर्म। तो लिगेंड को क्या करोगे, अल्फाबेटिकल फॉर्म में अरेंज करोगे यदि एक से ज्यादा लिगेंड है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान रखिएगा। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का नॉमेनक्लेचर हमेशा एलएमओ होगा। एलएमओ मतलब लिगेंड मेटल और काउंटर आयन, लिगेंड मेटल और काउंटर आयन, और कोई स्पेस नहीं होगा, विदाउट स्पेस, कोई स्पेस नहीं देना है। एलएमओ के नॉमेनक्लेचर विदाउट स्पेस चलेगा। एलएमओ मतलब पहले सारे लिगेंड लिख दोगे, फिर सीएमए लिख दोगे, फिर ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे। कॉम्प्लेक्स अंदर का नॉमेनक्लेचर हमेशा ऐसा चलेगा, कॉम्प्लेक्स अंदर का नॉमेनक्लेचर हमेशा ऐसा चलेगा। अब खेल खत्म, जरा देखो, अब नॉमेनक्लेचर करके दिखाता हूं, ध्यान दीजिए। यदि कोई कॉम्प्लेक्स ऐसा लिखा है M1, देखो यार मेरी तरफ से नॉमेनक्लेचर खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया अभी देखो, बता देता हूं। ये देखो, अब इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा जरा समझिएगा। इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा, पहले कौन है, मैंने कहा है नॉमेनक्लेचर हमेशा कहां होगा, लेफ्ट से राइट। लेफ्ट से राइट चल रहा है तो पहले कौन आया, काउंटर आयन, तो काउंटर आयन का नॉमेनक्लेचर कर दिया। फिर क्या लगाओगे, स्पेस। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जाते समय, स्क्वायर ब्रैकेट से निकलते समय स्पेस लगाया जाता है, बस। अब इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो गया, Ci, काउंटर आयन। काउंटर आयन का नॉमेनक्लेचर पता है, सिंपल नाम लिखना है विदाउट न्यूमेरिक प्रीफिक्स और ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसको क्या करोगे, स्क्वायर ब्रैकेट का नॉमेनक्लेचर क्या होता है, स्पेस मारा एलएमओ, बस खत्म हो गया नॉमेनक्लेचर, इतना ही लिखना है। इसका नॉमेनक्लेचर ये होगा। लेफ्ट से राइट नॉमेनक्लेचर करना है तो लेफ्ट में कौन टकरा गया, काउंटर आयन, प्लस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का नॉमेनक्लेचर क्या है, एलएमओ, और बाहर बस जगह ही खत्म हो गई। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जाओगे तो स्पेस दोगे, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर निकलोगे तब स्पेस देना है, तो बाहर तो जगह ही नहीं है। अब आप मान लो कोई कॉम्प्लेक्स ऐसा लिखा हो तो, सॉरी जरा देखिएगा, किसी ने कहा यार एक कॉम्प्लेक्स ऐसा लिखा है, ये देखो, इसका नॉमेनक्लेचर बताओ। तो लेफ्ट से राइट कर रहे हो ना, तो लेफ्ट से राइट कर रहे हो तो सबसे पहले कौन आ गया, एलएमओ, फिर क्या दोगे, स्पेस, फिर क्या लिखोगे, काउंटर आयन, बस हो गया नॉमेनक्लेचर। अरे भाई पहले ये आ गया, इसका नॉमेनक्लेचर क्या है, एलएमओ, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर निकल रहे हो तो स्पेस, फिर काउंटर आयन। मान लो कोई कॉम्प्लेक्स ऐसा है, काउंटर आयन है ही नहीं, तो मेरे दोस्त जब काउंटर आयन है ही नहीं तो लेफ्ट टू राइट जाना है, तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा, सिर्फ एलएमओ होगा, बस नॉमेनक्लेचर हो गया, स्पेस कहीं लगना ही नहीं है। देखो ये नॉमेनक्लेचर लिख रहा हूं और फिर बस इन्हीं के एग्जाम्पल देने अपने को, अपना खेल खत्म है, अपने को कोई टेंशन नहीं है, बात समझते जाओ। और यदि कोई कॉम्प्लेक्स ऐसा हुआ तो ये देखो, ऐसा, तो कैसे करोगे, तो दो कॉम्प्लेक्स है ना, करना क्या है, लेफ्ट टू राइट, तो मैंने पहले इसका एलएमओ किया, फिर स्पेस मारा, फिर दूसरे का एलएमओ कर दिया, ये देखो एलएमओ स्पेस एलएमओ, बस खत्म हो गया। हमें नॉमेनक्लेचर में कुछ करना ही नहीं है, अब बस इनके एग्जाम्पल कर रहे हैं। बात समझ पाए कैसे किया, लेफ्ट टू राइट नॉमेनक्लेचर करोगे, जो पहले आएगा उसका नॉमेनक्लेचर कर दोगे। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का नॉमेनक्लेचर क्या है, एलएमओ, पहले लिगेंड फिर मेटल फिर ऑक्सीडेशन नंबर, एलएमओ,
फॉर एग्जाम्पल, अब हम इनके एग्जाम्पल करके दिखाते हैं आपको, जैसे आप समझ पाए कि करना कैसे। जैसे किसी ने मेरे से कहा कि इसका नॉमेनक्लेचर करो। देखिए मैंने आपको क्या पढ़ाया, इसका नॉमेनक्लेचर क्या आएगा, पहले CI स्पेस LMO, CI स्पेस LMO, बस कर दो, यही लिख दो यार, और कुछ थोड़ी ना है। पहले इसका नाम लिखो। काउंटर आयन का नॉमेनक्लेचर कैसे लिखा जाता है, सिंपल नेम विदाउट एनी न्यूमेरिक प्रीफिक्स एंड ऑक्सीडेशन नंबर, यही तो बताया है। तो बस सिंपल नेम क्या होता है, पोटेशियम। मगर नॉमेनक्लेचर का पहला लेटर कैसे लिखा जाता है, ऑलवेज कैपिटल। तो देखो पोटेशियम, ये देखो पोटेशियम। अब स्पेस दे दिया, स्पेस में हम बड़ी सी जगह छोड़ेंगे। अब क्या लिखोगे, LMO। LMO का मतलब भाई काउंटर आयन स्पेस LMO। LMO क्या है, लीगेंड। L क्या है, लीगेंड। लीगेंड कितने हैं, 6। तो हेक्सा, और निगेटिव लीगेंड है, निगेटिव लीगेंड का नाम क्या है, साइनो। लीगेंड खत्म हो गए ना, सारे लीगेंड हो गए, सेंट्रल एटम करो। फेरेट, किसी ने कहा आपने फेरेट क्यों किया, काउंटर कॉम्प्लेक्स आयन कैसा है, निगेटिव। और यदि कॉम्प्लेक्स आयन निगेटिव है मेरे दोस्त, यदि कॉम्प्लेक्स आयन निगेटिव है मेरे दोस्त, तो नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे, ये देखो, ये देखो कॉम्प्लेक्स आयन निगेटिव है तो क्या लिखते हैं, फेरेट लिखते हैं। तो फेरेट लिख दिया मैंने, ये देखो। अब LMO, O क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, सेकंड, बस हो गया नाम है। बस यही करना है और अपने को कुछ करना ही नहीं है। वो क्या लिखते हैं उस पर फोकस नहीं होना चाहिए आपका, ध्यान रखना। बुकों में कैसे लिखा है उस पर फोकस नहीं होना चाहिए, जो पढ़ा रहा हूं बस उस पर फोकस करो। अब जैसे ये देखो, ये देखो इसका नॉमेनक्लेचर करना है, तो जरा बताओ इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा। तो पहले क्या आ गया, ये क्या लिखोगे, सोडियम। सोडियम का S कैपिटल, सोडियम। स्पेस दे दिया भाई, काउंटर आयन स्पेस LMO, स्पेस दे दिया। अब LMO लिखो, दो लीगेंड है, दो डिफरेंट लीगेंड होंगे तो कैसे, अल्फाबेटिकल। A एक्वा होता है, ये N से स्टार्ट होता है, नाइट्रोसाइल होता है, ये एक्वा होता है तो ये आ गया पेंटा। देखो पेंटा का P स्मॉल है, एक्वा हो गया, इसका नॉमेनक्लेचर हो गया LMO। LMO तो L हो गया, अभी एक L बाकी है ये, तो इसको भी कर दो स्मॉल लेटर के साथ, नाइट्रोसाइलियम। नाइट्रोसीलियम क्यों लिखा, क्योंकि ये NO पॉजिटिव है। किसी ने कहा सर NO पॉजिटिव कैसे है, Fe के साथ जब NO आएगा तो NO पॉजिटिव लीगेंड होगा, अभी पीछे पढ़ा के आया हूं। Fe के साथ जब NO आएगा तो NO पॉजिटिव लीगेंड होगा, पीछे पढ़ा के आया हूं। तो पेंटा एक्वा नाइट्रोसीलियम सारा लीगेंड हो गया। अब F को कर दो, F क्या होगा, फेरेट। क्यों, कॉम्प्लेक्स कैसा है, निगेटिव। ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर कितनी है, चेक कर लो, 1 है फर्स्ट। अब कुछ बचा नहीं, बस हो गया, सोडियम पेंटा एक्वा नाइट्रोसीलियम फेरेट 1। स्पेस ये देखो, स्पेस इतना बड़ा है। अब पहला लेटर कैपिटल है, फिर कुछ कैपिटल नहीं है, पहले के अलावा कभी कुछ कैपिटल मत लिखिएगा मेरे दोस्त। अब इसका लिखो, अब देखो एक रूल और बताता हूं, जैसे ये, अब जरा देखिए, यदि किसी लीगेंड के पास पहले से ही न्यूमेरिक प्रीफिक्स हो, ये देखो जैसे ये लीगेंड है, अब इस लीगेंड का नाम बताओ जरा क्या होता है। तो इस लीगेंड का नाम क्या है, इथाइलिन डाई एमीन। अब आप अच्छे से देखो, इसके पास पहले से ही न्यूमेरिक प्रीफिक्स है डाई, ये देखो। यदि किसी लीगेंड के पास पहले से ही न्यूमेरिक प्रीफिक्स हो तो क्या करते हैं, इफ लीगेंड हैव न्यूमेरिक प्रीफिक्स then we used, दो के लिए लगाओगे बिस, 3 के लिए लगाओगे ट्रिस, 4 के लिए लगाओगे टेट्राकिस, टेट्राकिस,
5 के लिए पेंटाकिस, 6 के लिए हेक्साकिस। अब गौर समझो, जब नंबर ऑफ लिगेंड 2 होंगे तो डाई नहीं लगाएंगे, क्योंकि पहले से ही इसके पास डाई है, तो फिर हम डाई नहीं लगा सकते, तब हम बिस ट्रिस यूज करते हैं। जैसे यहां देखो, अब ये 3 लिगेंड है तो हम ट्राई नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ट्राई कैसे लगा सकते हैं, इसके पास पहले से ही न्यूमेरिक प्रीफिक्स है। तो यदि कोई लिगेंड पहले से ही न्यूमेरिक प्रीफिक्स लगता है, मतलब उसके अंदर पहले से ही, उसके नाम के अंदर पहले ही डाई, ट्राई, टेट्रा ऐसा कुछ आ गया है, तो फिर हम बिस ट्रिस लगाते हैं नंबर ऑफ लिगेंड के लिए। जैसे ये देखो, नॉमेनक्लेचर का वही रूल है। नॉमेनक्लेचर का वही रूल क्या है? लेफ्ट टू राइट करोगे तो पहले पोटेशियम टकरा गया तो पोटेशियम, पोटेशियम का पी कैपिटल, स्पेस मार दिया। अब क्या लिखोगे? ट्रिस, ट्रिस। और जितने भी ट्रिस यूज हो रहा है उस पूरे को ब्रैकेट के अंदर करोगे, नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कहां तक ट्रिस यूज हो रहा है। तो ट्रिस, अब उसका एलएमओ करना है तो एलएमओ कर दो, इथाइलिन डाई एमीन, ट्रिस खत्म हो गया। इन्हीं के लिए तो ट्रिस आया है। एल, एल हो गया। अब एम करो, कोबाल्ट। अब बताओ कोबाल्ट लिखे कि कोबाल्टेट लिखे? तो कॉम्प्लेक्स आयन कैसा है? निगेटिव, तो कोबाल्टेट। और सी स्मॉल है, जरा ध्यान रखिएगा, यदि किसी को ये कैपिटल लग रहा है तो छोटा कर देता हूं, कैपिटल नहीं होगा। और ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो, कितनी आ रही है? 3rd, रोमन फॉर्म में 3rd लिख दी। ये देखो, तो पोटेशियम, ट्रिस, इथाइलिन डाइअमीन, कोबाल्टेट, 3rd, ऐसे नॉमेनक्लेचर हो गया। और लिख देते हैं, जैसे ये देखो, अब यार थोड़े इस तरह के भी लिख देते हैं। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, अब इसका नॉमेनक्लेचर बताओ। तो यार इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा? हमने आपको पढ़ाया है कि लेफ्ट टू राइट नॉमेनक्लेचर करना है। तो लेफ्ट टू राइट में सबसे पहले क्या आ गया? कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन का नॉमेनक्लेचर क्या होता है? एलएमओ। एलएमओ कर दो। तो एल में कौन कौन है? वाटर है, NO2 है और अमोनिया है। अब बताओ सबसे पहले कौन होगा? अल्फाबेटिकल में सबसे पहले कौन आएगा? एक्वा एमाइन। मगर ये AQ है और ये AM है, तो पहले ये आएगा। तो एलएमओ कर रहा हूं, डाई। डाई का डी कैपिटल, पहला लेटर कैपिटल होता है, डाई एमाइन, डाई एक्वा। अब देखो एक्वा वाला स्मॉल है, फिर डाई। अब इसका नाम बताओ, नाइट्राइटो, पीछे पढ़ा के आया हूं, मगर डोनर एटम भी लिखोगे O। क्यों? ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है ना। एम्बिडेंटेड लिगेंड में क्या करते हो? डोनर एटम भी सिंबलाइज करते हो, तो सिंबलाइज कर दिया। डाई अमाइन, डाई एक्वा, डाई नाइट्राइटो, पूरा एल हो गया, सारा एल लिख गया ना। अब एम लिखो, कोबाल्ट। कोबाल्ट लिखे कि कोबाल्टेट लिखे? तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो कोबाल्ट, सिंपल नेम। ऑक्सीडेशन नंबर 3। अब स्पेस मारोगे, क्यों? क्योंकि अब बाहर निकल लो, एलएमओ हो गया ना, LMO। अब स्पेस मार के हमने लिखा क्लोराइड। ये देखो, स्पेस मार के पूरा स्पेस दे दिया, LMO प्लस स्पेस प्लस काउंटर आयन। सिंपल है, बार बार वही करना है, बस कभी काउंटर आयन को पहले कर दे रहे हैं, कभी काउंटर आयन को बाहर कर दे रहे हैं। एक ही जो नॉमेनक्लेचर लिख रहे हो, कॉन्सेप्चुअली एक ही चल रहा है। काउंटर आयन LMO, काउंटर आयन स्पेस LMO, LMO स्पेस काउंटर आयन, वही तो चल रहा है यार। बार बार एक ही चीज लिख रहे हो, कोई नई चीज थोड़ी लिख रहे हो। ये आंखों का धोखा है कि आपको लग रहा है कि आप कुछ नया लिख रहे हो। कॉन्सेप्ट समझोगे तो आपको लगेगा बार बार यार एक ही चीज तो लिखनी है। सर सही तो कह रहे हैं, अलग है कहां? लोगों ने अलग बना रखा है। कॉन्सेप्ट देखो तो एक ही चीज बार बार लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब जरा देखो, आपका मन कर रहा है हम इसका नॉमेनक्लेचर भी करके दिखाएंगे, तो मेरे दोस्त मन कर रहा है तो कर दो, देर ना करो। बताओ इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे? तो क्या आएगा? मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, हेक्सा एक्वा निकल सेकंड सल्फेट। सही है कि नहीं? अरे भैया LMO करोगे तो सबसे पहले ये आएगा, हेक्सा एक्वा, हेक्सा का एक्स बड़ा, लिगेंड खत्म हो गया, LMO खत्म हो जाएगा, तो LMO में L खत्म हो गया, M का कर दिया निकल, ऑक्सीडेशन नंबर 2 और सल्फेट लगा दिया। अब किसी ने इसका पूछ लिया तो ये देखो, अब बताओ ये क्या है? ये तो सिर्फ LMO है, काउंटर आयन है ही नहीं। तो LMO क्या हो गया? पेंटा कार्बोनाइल
लीगेंड हो गया, एल हो गया पूरा, एम करो, आयरन ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है 0, बस ये तो बहुत सिंपल है। एलएमओ करना था, एलएमओ चिपका दिया, अपने को कुछ करना ही नहीं है, अपने को कहीं कुछ नहीं करना है, अपने को बस वही एलएमओ 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 एलएमओ, बस काउंटर आयन स्पेस एलएमओ या एलएमओ स्पेस काउंटर आयन या एलएमओ स्पेस एलएमओ। मतलब ये देखो, जैसे किसी ने इसका नॉमेनक्लेचर पूछ लिया, अब यार कोई इसका नॉमेनक्लेचर पूछेगा तो हम लोग क्या बताएंगे, एलएमओ स्पेस एलएमओ, तो पहले एलएमओ करो, क्या आएगा, 4 को क्या बोलते हैं, टेट्रा, टेट्रा एमाइन, इसका एलएमओ कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कॉपर सेकंड, भाई ये एलएमओ हो गया, एक एलएमओ ये है और बीच में स्पेस, तो टेट्रा एमाइन कॉपर सेकंड, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर सेकंड आएगी, किस मेथड से निकालोगे, जैसे सिखाया है निकालना, x+y करके, अब स्पेस मार दो, अब उसका लिख लो, अब बाकी सब देखो स्मॉल में चल रहा है, टेट्रा क्लोरो, अब ये निगेटिव है इसलिए प्लेटिनेट, प्लेटिनेट सेकंड लो, हो गया, 2 बार एलएमओ लिख दिया। हम लोग लिखते ही क्या है, नॉमेनक्लेचर में सिर्फ एलएमओ ही लिखना होता है, बुकों में पता नहीं क्या क्या लिख रखा है, बस आपको एलएमओ ही लिखना है। ब्रिज कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर सिलेबस में नहीं होता है, टेंशन ना लो, ब्रिज कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर सिलेबस में नहीं होता है, ठीक है, वो बुकों में दिया है मगर आप ध्यान रखिएगा सिलेबस में नहीं है, उसका कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो कर लोगे। तो यार देखो, हम लोगों ने काउंटर आयन का नॉमेनक्लेचर भी करना, मतलब सारा नॉमेनक्लेचर आपको सिखा दिया है, आपको बस इसी तरह से नॉमेनक्लेचर करते चले जाना है, तो नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लीजिएगा, ठीक है, जैसे आपका थोड़ा सा अच्छा हो जाए। तो देखो नेक्स्ट क्लास में हम बॉन्डिंग पढ़ाएंगे, अब हमारे पास मेन रह गया है बॉन्डिंग और क्या, बॉन्डिंग और आइसोमरिज्म। तो नेक्स्ट क्लास में बॉन्डिंग और आइसोमरिज्म पर डिस्कशन करेंगे। आपका काम है नोटबुक में इसको अच्छे से नोट कर लेना और थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस कर लेना, बाकी चीजों की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।